ये है मेटल और ये है नॉन मेटल, और आज इन्हीं मेटल और नॉन मेटल को आज अपन डिटेल में समझने वाले हैं। यानी आज हम वन शॉट में पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, अगर इस चैप्टर को तुमने ढंग से नहीं पढ़ा तो हो सकता है रिजल्ट वाले दिन इसी मेटल से तुम्हारे पापा तुम्हारी पिटाई कर दें। हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल ये जो चैप्टर है इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, प्री बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स के अंदर। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे वन शॉट, यानी एकदम डिटेल के अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इस लेक्चर के अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरेटिकली सब समझाऊंगा भी, और इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। पर सबसे पहले इस डंडे को रख देते हैं। मुझे पता है थोड़ा तुम डर रहे होगे, इस डंडे को सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है? हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। क्योंकि इस चैप्टर को एकदम डिटेल में तो अपन पढ़ने ही वाले हैं, बट उससे पहले जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है। क्योंकि अगर तेरे मास्टर की एनर्जी यहां पर इतनी ज्यादा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं तेरी एनर्जी मुझसे भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? और अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पता है तुम्हें क्या लिखना है? यस, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। मुझे पता है डर लग रहा है, मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, बट मैं गारंटी से बोल रहा हूं दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। लिख दे आज कमेंट में। लिखेगा तो दिमाग के अंदर जाएगा, और दिमाग के अंदर जाएगा तो सच में ये एग्जाम बेस्ट होने वाला है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एलिमेंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। बेसिक डेफिनेशन क्या है? मेटल वो है जो कि देता है, नॉन मेटल वो है जो कि लेता है। क्या लेने देने की बात हो रही है? मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खुद से इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो याद रखना, मेटल वो है दैट लूज इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, बहुत सारे मेटल हैं। और नॉन मेटल क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। एलिमेंट दैट टिपिकली गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और वो क्या बनाता है बताओ? जब भी कोई नेगेटिव चार्ज आता है ना, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनायन। और जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आता है कहीं पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पे, उसको हम बोलते हैं कैटायन। इन चीजों को भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से। यानी कुछ डिफरेंसेस है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्शन से। देखो, प्रॉपर्टीज सबको याद रहती हैं, बट ये जो एक्सेप्शन का गेम है ना, ये किसी को याद नहीं रहता, बट तुम याद रखोगे, ठीक है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपीरियंस से। मेटल कैसा दिखता है? तो मेटल भैया बड़ा सुंदर दिखता है, यानी शाइनी दिखता है, लस्ट्रस दिखता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, यानी वो शाइन मार रहे होते हैं। एग्जांपल क्या? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है? अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्या? हार्डनेस। क्या मेटल बहुत ज्यादा टफ होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं भैया। आयरन पे हम अगर पंच करेंगे तो हाथ में लग जाएगी, यानी बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का नाम याद रखना, सोडियम पोटेशियम। यानी ये जो दो आपको मेटल्स दिख रहे हैं, है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको अगर आप चाकू से भी काटोगे ना तो भी कट जाएंगे भैया। इसके अलावा एक मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, है ना, सिंबल होता है Hg। याद रखना, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, एक प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स व्हेन बीटन। यानी जब हम उसको हथौड़े से मार रहे हैं ना तो पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो यस, मेटल्स आर मैलेबल, यानी थिन शीट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम आयरन को मारोगे तो आयरन भी पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम की तो फॉइल वगैरह भी आती है, ठीक है? अब याद रखना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, यानी सबसे ज्यादा है जो मेलिएबिलिटी की ताकत है ना, ये इनके अंदर है। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा वैसे गोल्ड के अंदर होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डक्टिलिटी की। व्हाट इज डक्टिलिटी? तो डक्टिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी वायर्स के अंदर जो कन्वर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे हमारे घरों के अंदर कॉपर के वायर हैं, तो कॉपर भी तो मेटल है, ठीक है? तो अब ये देखते हैं सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी है। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी भी गोल्ड की होती है। बहुत बढ़िया, तभी गोल्ड की वो चेन में नहीं पहनते लोग, हाँ इसी वजह से पहनते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। आप मुझे खुद बताओ, क्या मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? बिल्कुल करते हैं, यानी दीज आर गुड कंडक्टर्स। सबसे ज्यादा अच्छे कंडक्टर के नाम याद रखना, एक होता है सिल्वर और एक होता है कॉपर। बट घरों के अंदर कॉपर वायर यूज होते हैं, क्योंकि अगर चांदी के वायर यूज कर लिए भैया तो चोर आएंगे और बोलेंगे आए हाय हाय हाय,
वायर ही ले जाते हैं, घर में चोरी नहीं करेंगे, तुम्हारे वायर ले जाएंगे, है ना। इस वजह से कॉपर के वायर यूज करते हैं, ठीक है। क्या यहां पर कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल है। याद रखना सारे मेटल कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक आ जाता है लेड और एक आ जाता है क्या? मरकरी। ये दो एक्सेप्शन याद रखना। ये क्या है? पुअर कंडक्टर, है ना, ये कंडक्ट नहीं करते। अगली आ जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है ना, कई ज्यादा हाई होता है। बट यहां पर भी एक्सेप्शन है। भैया ये एक्सेप्शन क्या है यार? देखो एक्सेप्शन ना वो प्राणी है, जैसे कि तुम्हारी क्लासेस के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि बैक बेंच पे बैठता है ना, पर जब रिजल्ट आता है तो उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, इंजॉय भी करता है, बट मार्क्स बहुत खतरनाक आते हैं। तो वो क्या है? एक्सेप्शन। हाँ, तो ऐसे यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है वैसे, गैलियम और सीजियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी अगर आप इनको हाथ पे भी रखोगे ना तो भी ये पिघलने लग जाते हैं, रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट प्रॉपर्टी आती है सोनोरिटी, यानी अगर आप उसको मारोगे तो क्या उसमें से आवाज आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? द मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। वो स्कूल के अंदर नहीं होती, घंटियां लगी होती हैं और इसके से मारते हैं तो आवाज आती है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बेटा बोल रहे होते हैं क्या? सोनोरिटी। बहुत सही, ठीक है। अब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। बहुत बढ़िया। ये एक्सेप्शन जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं सारे एक्सेप्शन आपको याद रहने चाहिए, अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले बात करते हैं नॉन मेटल की। अब ये सेम प्रॉपर्टीज अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल सबसे पहले तो कौन कौन सी स्टेट में मिलते हैं? तो एक तो सॉलिड में भी मिलते हैं और उसके साथ साथ गैस में भी मिलते हैं। बट लिक्विड में सिर्फ एक नॉन मेटल मिलता है जिसका नाम आप याद रखना, ब्रोमीन। ये एक एक्सेप्शन है। ब्रोमीन जो है वो ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, बार बार पेपर में पूछा गया है। अगली प्रॉपर्टी अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा होता है? नॉन मेटल जैसे कार्बन के बारे में सोचो तो नॉन लस्ट्रस यानी शाइन नहीं करता, बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है? आयोडीन। आयोडीन जो है बहुत चमकता है भैया, एकदम शाइनी शाइनी कर देता है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हार्डनेस। क्या नॉन मेटल हार्ड है? नहीं भैया, कमजोर हैं, पर एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत महंगा आता है। बताओ किसकी अंगूठी दोगे उन्हें, है ना? जब वो मिलेंगी तुम्हें तो किसकी अंगूठी दोगे? भैया मिले भी तो सही वो बेटा, अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट डायमंड जो है वो एक प्रकार का क्या है? एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलेबिलिटी की बात करते हैं और डक्टिलिटी की बात करते हैं। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं मेलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, ठीक है। नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? नहीं, पुअर कंडक्टर। बट यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन का नाम है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट के बारे में हम अगले चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे भी कि आखिर ये क्यों बिजली को कंडक्ट करता है, बाद में पढ़ेंगे, बट अभी बस आप एग्जांपल याद रखो। लास्ट आ जाता है क्या? एक आ जाता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है वैसे तो, बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में आपको पता ही है, डायमंड। तो जो डायमंड होता है ना बेटा, उसका क्योंकि वो हार्ड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा होता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बहुत बढ़िया। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल। क्या एक्सेप्शन हमें याद रहेंगे? ये जो टेबल है ना, इसके अंदर जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई वो समराइज फॉर्म में है, नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अब बाद में जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं भैया सवाल कैसे आते हैं, तो आइए सवाल देखे जाए। पहला सवाल, वाई आर स्कूल बेल्स मेड ऑफ मेटल? क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं बेटा वो सोनोरस होते हैं, अगर उस पे मारोगे तो आवाज आएगी, और आवाज आएगी तो क्या होगा? पता चलेगा, घंटी बजी, ठीक है जी। अगला, वाई इज एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड्स? मम्मी करती है ना टिफिन पैक करती है एल्यूमिनियम की फॉइल में, क्यों? क्योंकि बेटा जो एल्यूमिनियम होता है ना वो मैलेबल मेटल है ना, वो एकदम पतली पतली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक रीजन तो ये है कि एल्यूमिनियम इज मैलेबल, बट एक और रीजन है, याद रखना कि ये जो होता है ना एल्यूमिनियम, इट इज ऑल्सो नॉन टॉक्सिक एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड। यानी ये जो मेटल है ये आपके खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता, अगर खाने के साथ रिएक्ट करेगा तो पॉइजन बन जाएगा, इस वजह से आप एल्यूमिनियम की फॉइल यूज कर रहे होते हो। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाई आर इलेक्ट्रिकल वायर कोटेड विद मटेरियल लाइक पीवीसी और रबर? क्यों कोट किया जाता है? क्योंकि उन वायर के अंदर तो कॉपर है, कॉपर तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बट ये जो बाहर की कवरिंग होती है ये कंडक्ट नहीं करती, जिस वजह से हम इसको टच कर पाते हैं, ठीक है। तो याद रखना पीवीसी एंड रबर आर नॉन मेटल्स एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं, वरना शॉक लगा शॉक लगा शॉक लगा होएगा। अगला, व्हाई इज कॉपर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और दूसरा रीजन क्या है कि ये डक्टाइल नेचर भी है इसका, यानी ये वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। Why are gold and silver used for making ornaments? बहुत सिंपल सी चीज है, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं एक तो बहुत चमकते हैं यानी लस्ट्रस हैं, दूसरा पॉइंट
मैलिएबल हैं, है ना, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, डक्टाइल भी हैं, वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से इनसे हम ज्वेलरीज बनाते हैं। अगली चीज, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? क्यों? क्योंकि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। याद रखना, ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों गुड कंडक्टर होते हैं। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो कितना भी गर्म कर लो पिघलते नहीं है भैया, है ना। हाँ, पिघल तो तुम जाते हो उनके सामने। पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा था, है ना भैया, ज्यादा पर्सनल मत हुआ करो, एक तो यार आप, है ना, वैसे ही जिंदगी में दुख है और आप और दुख दिलाते हो। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद अ नाइफ? अब आया एक्सेप्शन, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, कौन सा है ऑप्शन में? सी लगा दो, आगे बढ़ जाओ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लस्ट्रस नॉन मेटल? एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, सारे क्वेश्चन एक्सेप्शन पे आते हैं। आयोडीन, आयोडीन, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन मेल्ट व्हेन केप्ट इन पाम? रखा तो पिघल गया, कौन? गैलियम, सीजियम, गैलियम और सीजियम, बहुत सही। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड नॉन मेटल? एक ही होता है लिक्विड नॉन मेटल जिसका नाम होता है ब्रोमीन। अच्छा, मेटल लिक्विड कौन होता है? बताओ बताओ, मरकरी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज नॉन मेटल क्या होते हैं? उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। गिव वन एक्सेप्शन, आपको बस एक्सेप्शन बताना है। कोई ऐसे मेटल का नाम बता दो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और कोई ऐसे नॉन मेटल का नाम बता दो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे कि डायमंड, है ना, और मेटल के केस में गैलियम, सीजियम लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं। ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट एक चीज याद रखना बेटा, कभी कभार ना हमें डर लगता है कि क्या हम इतने सारे सिलेबस को कम टाइम में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मेरी एक चीज दिमाग के अंदर डाल लो कि इस दुनिया के अंदर 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो सिर्फ अगर तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम उस 10% के अंदर आ जाओगे जो कि कुछ भी कर सकते हैं जीवन के अंदर, ठीक है। तो आज के समय पर जीतना बहुत आसान है, बस तुम्हें मेहनत लगानी पड़ेगी, तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इतना कर लिया, काम खत्म। चलो आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको ये मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, क्योंकि मैं बार बार बता भी चुका हूं, पहले चैप्टर में भी बताया था, वो आपको याद रहनी चाहिए। कैसे याद कराई थी इस पूरी की पूरी टेबल को, जरा बताओगे? इसको हमने स्टार्ट किया था कैसे? कैटरीना जी की कहानी से, है ना। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? मिली, देखो, मरकरी मिली, सिल्वर, ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? सिल्वर, ऑडी। है ना। तो कैटरीना जी ने कार मांगी थी, है ना। कौन कौन सी कार मांगी थी? ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? सिल्वर, ऑडी। बस ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो ऊपर वाले मेटल्स हैं हाई रिएक्टिव है, ये जो है वो लो रिएक्टिव है। इतनी चीज क्लियर है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये काम आएगी। जैसे कि पहली रिएक्शन, मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो, मेटल्स जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, तुम्हें याद है पिछले चैप्टर में एसिड बेस के अंदर हमने एक चीज प्रूव करी थी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बताओ, उनका नेचर कैसा होता है बेटा? उनका नेचर होता है बेसिक। ये पिछले चैप्टर में हम बता चुके हैं, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। बहुत सही, ठीक है। अब यहां पर कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम की बात करें, तो जो ये जो पोटेशियम और सोडियम है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बड़े खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी आग वगैरह भी लग जाती है। तो याद रखना, ये दोनों बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन, यानी आग भी लग सकती है। इनकी रिएक्शन कैसी होती है? जैसे आप देख सकते हो, पोटेशियम ऑक्सीजन क्या बनाता है? ये बनाता है, और सोडियम भी ये बनाता है, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। अब याद रखना, क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसी वजह से यहां पर एक सवाल आता है पेपर के अंदर, व्हाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन? क्यों स्टोर करते हैं भैया केरोसिन में? है इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इनको ओपनली रखेंगे ना, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और आग लग जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको हम स्टोर करते हैं केरोसिन में, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, यानी उस आग से बचाने के लिए हम इसे स्टोर करके रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम अगर बर्न करेगा, यानी उसको ऑक्सीजन दोगे, तो तुम्हें याद होगा क्या बनाता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले चैप्टर के अंदर पहली एक्टिविटी 1.1, उसके अंदर व्हाइट कलर का पाउडर बनता था, याद आया मैग्नीशियम ऑक्साइड का? हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अगला पढ़ते हैं एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3।
ठीक है, अब ये जो Al2O3 होता है ना, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समझना बेटा। एल्यूमिनियम की एक खासियत है, एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एक लेयर बनाता है और वो लेयर खुद ही के ऊपर चढ़ा लेता है। मैंने ये चीज क्यों बताई, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, घर के बर्तन, वो एल्यूमिनियम के होते हैं, बट एल्यूमिनियम तो बहुत रिएक्टिव है, फिर भी क्यों बर्तन एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं? उसका सिंपल सा आंसर है ये, क्या करता है, इट डेवलप्स थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर दैट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी आगे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो खुद का ही काम लेता है, खुद से ही एक लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है? Al2O3 की, जिस वजह से वो कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आ रहा होता है। क्या पॉइंट याद रहेगा? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उसके अलावा आयरन जो है वो नॉर्मली नहीं जलता, बट आयरन बर्न्स विग्रसली, यानी जो आयरन की जो फिलिंग्स होती है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो जल जाते हैं, बट मोटा आयरन बहुत जल्दी नहीं जलता, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। वो क्या बनाता है? वो बनाता है Fe3O4। क्या ये चीज क्लियर है? अगली बात होती है कॉपर की, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। अब बाकी जो लो रिएक्टिव मेटल्स है ना, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, दे डू नॉट रिएक्ट विद। बहुत बढ़िया, याद रहेगा बेटा, तो आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मेटल है उसके जो ऑक्साइड है ना भैया, वो बेसिक है नेचर में, है ना, बेस की तरह काम करते हैं, पर मैं बोल रहा हूं ये झूठ है। यस बेटा, तुम्हारे साथ जिंदगी में दूसरी बार धोखा हुआ है, पहली बार तो पहले हो चुका है, ये दूसरी बार धोखा है, ये झूठ है। कुछ मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और बेसिक नेचर भी दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं। सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है इसका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, और ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बार बार सवाल आ चुका है कि बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल में देखो, ये Al2O3 एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी एक बेस की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या बनता था? एक सॉल्ट बनती थी, एक वाटर बनता था। तो देखो, एक तो सॉल्ट बन गई, एक वाटर बन गया। अब इसी Al2O3 को अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये क्या? ये एक एसिड की तरह काम करेगा, देखना। एसिड और बेस के रिएक्शन में फिर एक सॉल्ट बनेगी, और क्या बनेगा? H2O, पानी बनेगा। यानी ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कभी एसिडिक बन रहा है, कभी बेसिक बन रहा है ना, न्यूट्रल, मतलब दोनों जगह अपना काम ये चला रहा है। अब इसके कुछ एग्जांपल याद रखना, कुछ मेटल्स के नाम याद रखना, जैसे कि एल्यूमिनियम, ये एक एम्फोटेरिक मेटल है। उसके अलावा जिंक, फिर लेड, फिर Sn, जिसको हम टिन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेरिलियम याद रखना है ना, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इतना याद रख लो, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, टिन और बेरिलियम, इतने आपको याद रखने हैं। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देता है और बोलता है इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक मेटल है। तो ये 4 जो मैंने 4-5 आपको बताए, ये याद रखना है, कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन है, पता क्या होता है? ये बड़े क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आई। मेरा ना एक दोस्त था, तो ना उसकी एक स्ट्रैटेजी थी एग्जाम को क्रैक करने की। उसने ये सोचा कि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, उसको तो मैं छोड़ दूंगा। उसकी स्ट्रैटेजी थी भाई। तो पेपर आया, हमारे फाइनल एग्जाम। अब पेपर उसने उठाया, पहला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ता गया छोड़ता गया छोड़ता गया छोड़ता गया, बचे 10 सवाल। उन 10 सवाल में से वो 3 सवाल गलत करके आया, उसके नंबर आए 21। है ना। तो बेटा, अगर तुम्हें बड़ा सवाल दिख रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसको छोड़ दो, नहीं, एक ट्रिक बता रहा हूं, जितना बड़ा सवाल उतना इजी सवाल होगा। जैसे कि ये, कंसीडर दी फॉलोइंग मेटल्स, ये कुछ मेटल्स के नाम दे रखे हैं, सेलेक्ट फ्रॉम दी अबव मेटल। पहला, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। कौन रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ? तुम्हें याद होगा, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो कौन है ऑप्शन के अंदर? ये रहा, सिल्वर जी आ गए हैं, तो सिल्वर जी को टिक कर दो, आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जैसी एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की बात हो जाए, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम। चलिए बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम लगा लिया। आगे, कैचेस फायर व्हेन केप्ट ओपन। सोडियम पोटेशियम जल जाते हैं भैया। हाँ चलो आगे, जैसे रिश्तेदार भी जल जाते हैं तुम्हारी सक्सेस से, वैसे ही सोडियम भी जल जाता है, तो रिश्तेदारों को जलाओ, सक्सेस पाओ। आगे बढ़ते हैं। डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड ऑक्सीजन।
मतलब ब्लैक ब्लैक कलर की एक ऑक्साइड लेयर आ जाती है। बताओ ब्लैक किसका कलर हो जाता है? कॉपर को जब बर्न करते हैं। हाँ याद आ गया ना, तो आंसर क्या है? कॉपर। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ आंसर्स थे, है ना, ये बस आपको बताने थे। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन बट आंसर कितना सिंपल। अगला, प्रोडक्ट फॉर्म वेल एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। यानी जब हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है? Al2O3। मैग्नीशियम क्या बनाता है? MgO। ये तो तुम्हें पता ही है, तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। नेम वन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट इज रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन था जो कि मैं तुम्हें बता रहा था। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3, उसकी जो रिएक्शन है HCl के साथ और NaOH के साथ, वो याद रखना, वो भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे सवाल बहुत बार आते हैं, मैं दिखा भी दूंगा। जैसे कि अब याद रखना, मेटल जो है ना, वो पानी के साथ दो तरीकों से रिएक्ट करता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, और कुछ बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो अलग अलग मेटल्स पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कुछ बड़े वाले मेटल से, यानी जो हाई रिएक्टिव हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम। अब देखो यहां पर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल। अब एल्कलाई मेटल क्या होता है? याद रखना, एल्कलाई मेटल वो मेटल्स होते हैं दैट आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। यानी ये वो मेटल्स हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होकर क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड देंगे। यानी मेटल हाइड्रोक्साइड जो देते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं और ये पानी में हम इनको डिसॉल्व कर सकते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या देते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना, विच रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल बेस। यानी वे बेस बनाते हैं, है ना। अब मैं रिएक्शन से समझाता हूं बेस कैसे बनाएंगे। देखो, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन दे दूं किसको? सोडियम को, तो सोडियम क्या करेगा? अगर तुम सोडियम को मतलब पानी के अंदर डाल दोगे ना, तो ये पता है क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaOH। यानी ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का बेस है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। उन्हीं मेटल को हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल, याद रखना। अब रिएक्शन देख लो। सबसे पहले जैसे सोडियम को अगर वाटर में डालोगे और पोटेशियम को अगर वाटर में डालोगे तो बड़ा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा भैया, आग वाग लग सकती है। पानी में अगर डालोगे तो भैया ब्लास्ट हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, क्या बनाएगा? यहां पर बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी दोनों के अंदर ही। कई ज्यादा हीट रिलीज होती है और फायर भी लग जाती है, यानी आग भी लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कैल्शियम। हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं। हमने पहले दो हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करी, वो दोनों तो ना ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। अब ये जो होता है ना कैल्शियम, वो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है और बनाता भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यार ये उतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करता, यानी आग वाग नहीं लगती, उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करता। तो याद रखना, रिएक्ट लेस वायलेंटली, यानी आराम से, है ना, विद कोल्ड वाटर। हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर। पर एक पॉइंट याद रखना, कैल्शियम फ्लोट्स, मतलब जो आप पानी में डाल दोगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कैल्शियम के जो टुकड़े होते हैं ना, वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। क्यों तैरने लगते हैं? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज की वजह से जो सब्सटेंस होते हैं वो फ्लोट करने लग जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर की तरफ पुश करता है। तो याद रखना, ड्यू टू H2 बबल्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। H2 बबल्स की वजह से वो फ्लोट करने लगता है। अगली हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम की डिमांड अलग है। मैग्नीशियम ने बोला मैं ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करूंगा। जैसे सर्दियों के दिनों में कुछ होते हैं ना कि मैं ठंडे पानी से क्यों नहाऊं, वैसी इसकी भी डिमांड। उसने बोला मैं ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करूंगा, तो इसको हमने दिया गर्म पानी। ये ओनली हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठंडे पानी से नहीं करता। इसने क्या बनाया? इसने भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाया, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और ये भी फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होती है तो ये भी फ्लोट करता है। ऑल्सो फ्लोट्स, H2 बबल स्टिक टू द सरफेस, बट कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। फिर हम और नीचे आए, है ना, और लो रिएक्टिव एलिमेंट्स पे आए, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि आयरन, जैसे कि जिंक, इनके ऊपर अपन आए। अब इनकी और डिमांड, इन्होंने बोला ना मैं ठंडे से रिएक्ट करूं ना मैं गर्म से रिएक्ट करूं, मुझे स्टीम चाहिए भैया, स्टीम दो मुझे। तो इनको स्टीम देनी पड़ती है, यानी H2O की लिक्विड स्टेट आपको देनी पड़ती है, तभी जाकर ये रिएक्ट करते हैं। और ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं? ये डायरेक्टली ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये देख लो, और ये देख लो जिंक ऑक्साइड। साथ साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती है। तो याद रखना, नो रिएक्शन विद कोल्ड और हॉट वाटर, सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और जो बचे हुए एकदम लो रिएक्टिव
मेटल्स है ना, जैसे कि अपना बेचारा कॉपर है ना, गोल्ड, सिल्वर, ये तो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इस बात को आपको याद रखना है ना, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब रिएक्ट नहीं करते। चलिए, ये चीज अगर समझ आई, एक छोटी सी एक्टिविटी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं, पेपर में बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, बट एनसीईआरटी में तो बता रहा हूं। इस एक्टिविटी में इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था। तो क्या है ना कि आप देख सकते हो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो जो अभी मैंने पढ़ा है ना कि अगर आप किसी भी मेटल में से स्टीम डालोगे तो क्या बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस आती है। तो उसी का एक प्रूफ है। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक स्पॉन्ज है ना, मान लो कोई स्पॉन्ज है जिसके अंदर पानी है, तो उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो अब यहां से क्या होगा बेटा, यहां से स्टीम निकलेगी, है ना, और आगे हमने रखा हुआ है मेटल, मान लो ये है एल्यूमिनियम मेटल, है ना, तो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, क्या कंपाउंड देगा, Al2O3, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहां पर आगे सेटअप में क्या है कि एक गैस निकल के यहां पर जाएगी वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर बबल्स दिखाई देंगे। तो बबल्स जब भी आ जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर कोई गैस है, और उस गैस का क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसका डायग्राम कभी कभार बनाने को आ जाता है, तो आप डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी चीजें नहीं पूछी जाती। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मेटल एक्स रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग अ गैस दैट कैचेस फायर। यानी एक मेटल है एक्स जो कि क्या कर रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो या तो ये सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। मेटल वाई रिएक्ट लेस वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब तुम याद करो, कोल्ड वाटर से अच्छे तरीके से कौन रिएक्ट करता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक था जो कि था कैल्शियम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मेटल जेड डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता था, मैग्नीशियम। तो यानी जो जेड होगा वो तो मैग्नीशियम होगा, वाई होगा वो कैल्शियम होगा, और एक्स सोडियम। तो ये हमारा आंसर यहां पर आ जाता है। क्या यही आ रहा है सबका, ये ए आ रहा होगा, है ना। तो ए आंसर आपका इसके अंदर आ जाता है, राइट, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं XYZ पे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। पर पढ़ाई कर लो तभी तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना तुम, मुझे पता है, क्वेश्चन देखते डर जाते हो, है ना। पहली बात तो ये चैटिंग वेटिंग ना करना थोड़ा कम करो, क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम है इस बार, है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम ढंग से पढ़ाई करो इस बार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि डरो, डरना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट समझो। मुझे पता है तुम्हारे सीनियर तुमसे ये बोलते होंगे कि बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के सबसे सिंपल। अरे ये वही सीनियर है, जब ये 10th में थे ना तो डर इनको भी लग रहा था, इनको भी थोड़ा थोड़ा अंदर से घबराहट हो रही थी, इनको भी लग रहा था यार कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, क्यों नहीं लगेगा डर। बट वो चीज अलग है कि जब आप 11th में चले जाते हो तो आप पीछे मुड़ के देखते हो और आप देखते हो कि यार ये तो बहुत आसान क्लास है, जो कि रियलिटी भी है। बट जो 10th में है ना आज, उसके लिए सबसे मुश्किल क्लास है, ये कोई बात ही नहीं करता। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, घबराना नहीं है, बस पढ़ते चलो। आ जाओ। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन स्टीम रिएक्ट्स विद मेटल। यानी जब स्टीम रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, उस टेस्ट का नाम याद रखना, वैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी हुआ है, पॉप साउंड टेस्ट, है ना। आई होप ये सबको याद भी होगा, पॉप साउंड टेस्ट, ये अपन पहले चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ भी चुके हैं। चलो, वाई डज कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर। वही क्वेश्चन जो कि मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था कि कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है पानी के ऊपर। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैल्शियम से स्टिक हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम और वाटर की याद रखना, यहां पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। यानी आप कुछ और रिएक्शन देखेंगे जिसमें कि एक मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। याद करना, पहले चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिंक की, किसके साथ, H2SO4 के साथ। किस किस को याद है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, चिंटू लाल, मिंटू लाल। हाँ, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर भगा देगा और ये बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी। याद आया। यहां पर यही होता है, यानी जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो एक सॉल्ट बनता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, देख सकते हो। जैसे कि अगर मैग्नीशियम के साथ HCl की रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा बेटा, आप देख सकते हो MgCl2 बनेगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस डिंग 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 ऊपर चली जाएगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्कूल्स में नहीं बताया जाता, एक चीज याद रखना कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव है ना, उसमें उतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी ज्यादा बबल्स आएंगे। बबल्स किसकी वजह से आते हैं, हाइड्रोजन गैस की वजह से, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है, तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव
उसमें ज्यादा हीट निकलेगी, वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। ये 2 पॉइंट डायरेक्टली यहां पर लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? एल्यूमिनियम की। टेबल से तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो जब इन दोनों रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और बबल्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। बाकी रिएक्शन तो बहुत नॉर्मल है, यहां पर भी ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन गैस अकेली हो जाएगी, बहुत सिंपल है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है बेसिक, बाकी आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी की सारी वही रिएक्शन है, बट इंपॉर्टेंट क्या है? कॉपर के साथ। अब मुझे बताना, और ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, मान लो HCl है, उसकी कॉपर के साथ में रिएक्शन कराऊं तो क्या होगी रिएक्शन? बच्चे लिख के आ जाते हैं भैया CuCl2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस अकेली रह जाएगी। गलत यार, एक रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन, फरारी, फिर भी हाय हाइड्रोजन। क्यों? यानी हाइड्रोजन ऊपर, कॉपर नीचे। यानी क्या कॉपर हाइड्रोजन से लड़ पाएगा? नहीं लड़, कमजोर। देखो भाई, जीवन का सत्य है, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो नो रिएक्शन, याद रखना, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ना कॉपर, ना गोल्ड, ना सिल्वर, कोई भी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। पर पता है, ये सारी कहानी तो हो गई अपनी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एक्सेप्शन है। जितने भी तुम एसिड से रिएक्शन कराते हो ना मेटल की, तो एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जो कि हम पढ़ रहे हैं बार बार, देख, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बट एक गुंडा आया और वो गुंडे की एंट्री हुई क्लास में और उसने बोला कि सुन, अच्छा सब हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। तो एक गुंडे का नाम है नाइट्रिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HNO3। इसकी एक कहावत है, मतलब इसका बोलना है, ये बोलता है कि देखो मैं हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करूंगा जब भी मैं मेटल के साथ रिएक्ट करूंगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं करूंगा, मतलब तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई, बता दे। तो इसने मुझे एक लाइन बताई, इसने बोला देखो प्रशांत भैया, प्रशांत भैया बोलता है, ये अपना स्टूडेंट था इसने बोला देखो प्रशांत भैया, बात ऐसी है कि मैं हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी मैं सामने वाले को ऑक्सीजन देता हूं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, मैं पता क्या करता हूं, मैं इसको ऑक्सीजन दे देता हूं और मैं इसको H2O बना देता हूं। क्या बना देता हूं बेटा? H2O। तो यानी मैं हाइड्रोजन गैस नहीं देता, मैं क्या देता हूं? मैं पानी दे देता हूं। तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। क्यों? रीजन याद रखना, HNO3 is the strong oxidizing agent. It oxidizes H2 to produce water. ये वाटर प्रोड्यूस कर देता है, और क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है ना, ये रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर? N2O, NO या फिर NO2 के अंदर। ये खुद रिड्यूस हो जाता है इनमें से किसी भी कंपाउंड के अंदर। क्या बात क्लियर है? ये ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बट देखो, जैसे कि कहानी है ना कि तू शेर तो मैं सवा शेर, तो भैया उसी कहानी में एंट्री होती है 2 और गुंडों की। तो उन्होंने बोला अच्छा तू इस गली का गुंडा है, हम इस मोहल्ले के गुंडे हैं। तो उन 2 गुंडों ने बोला कि जब भी तू मेरे साथ रिएक्शन करेगा ना, तब तो तेरे को हाइड्रोजन देनी पड़ेगी भाई। वो 2 गुंडे कौन है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। याद रखना, मैग्नीशियम और मैग्नीज। रिस्पेक्ट है बेटा इनके लिए, कमेंट में रिस्पेक्ट फॉर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, क्योंकि ये दोनों जो है जब भी इनके साथ रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या होता है? याद रखना, H2 गैस इवॉल्व होगी ही होगी, चाहे कुछ हो जाए, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो क्या ये गुंडों वाली कहानी तुम्हें समझ आई है ना? अब क्लास में जाके गुंडागर्दी मत करना, बस कहानी थी। चलिए, अब एक और कंपाउंड आ जाता है जिसका नाम होता है एक्वा रीजिया। अब एक ना सोल्यूशन बनाते हैं अपन, साइंटिस्ट बन रहे हैं बेटा, अपन सोल्यूशन बना रहे हैं। कौन सा सोल्यूशन बना रहे हैं? हम ले रहे हैं क्या? HCl और HNO3, 2 एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों एसिड्स को हमने एक रेशियो में लिया। किस रेशियो में लिया? 3:1 में। यानी मान लो HCl है और HNO3 है, अगर 3 बूंद HCl की लोगे तो 1 बूंद तुम्हें किसकी लेनी पड़ेगी? HNO3 की लेनी पड़ेगी। तो एक रेशियो होता है 3:1, ये फिक्स्ड है। इस रेशियो में जब आप दोनों को मिलाओगे तो एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया ये एक हाईली कोरोसिव एसिड है। अब इसका काम क्या है? देखो, जो अभी मैंने आपको बताया, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो गोल्ड और प्लेटिनियम को पिघलाया कैसे जाता है? तो उनको पिघलाया जाता है इन एसिड में डाल के। ये एक्वा रीजिया इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसको भी पिघला देता है, उसको भी झुका देता है ना? अगर पुष्पा भी आ जाए ना इसके सामने, उसको भी झुका देगा, ठीक है। तो याद रखना, it is highly corrosive fuming liquid capable of dissolving even noble metals like gold, platinum, which do not dissolve in either acid alone। यानी किसी भी एसिड में जो नहीं घुलता वो यहां पर झुक जाता है भाई। इतना ज्यादा ये कोरोसिव होता है, इस बात को आपको याद रखना है। एप्लीकेशन इसके याद रखना, एप्लीकेशन क्या है? यूज्ड इन प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनियम। बस इसका यही काम है, गोल्ड और प्लेटिनियम को डिसॉल्व वगैरह करने के काम आ रहा होता है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड? क्यों क्यों होता है ऐसा? HNO3 क्यों ताकतवर था? बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एक्सेप्शन लिखो, बताओ। मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम, ये दो गुंडे आए, मोहल्ले के गुंडे। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या व्हाट इज द एक्वा रीजिया? राइट इज कॉम्पोजिशन। एक मिक्सचर है दो एसिड का, कॉम्पोजिशन याद रखना 3:1। 3 ड्रॉप डलती है HCl की, मतलब 3 रेशियो होता है HCl का, और 1 ड्रॉप आप मान सकते हो HNO3 की। तो ये जो रेशियो है ना बेटा, ये बार बार पूछा गया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेम वन मेटल विच कैन बी डिजोल्व्ड इन एक्वा रीजिया बट नॉट इन एनी सिंगल एसिड। लिख सकते हो गोल्ड, गोल्ड लिख सकते हो, प्लेटिनियम लिख सकते हो। राइट वन यूज ऑफ एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का यूज क्या है? इन मेटल्स को डिसॉल्व करने के काम आता है, इनके प्योरिफिकेशन में काम आ रहा होता है। चलिए, बहुत सही, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल असर्शन रीजनिंग का बड़ा अच्छा सवाल है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। क्या बात सही है? नाइट्रिक एसिड गुंडा था, उसके साथ रिएक्ट करते थे तो हाँ नहीं होता था, मेनली तो नहीं होता था, दो एक्सेप्शन है, वो बात अलग है। तो ये तो ट्रू है। रीजन देखते हैं। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर। रीजन भी सही है, यही तो करता है। तो यानी इसका ऑप्शन आएगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग क्या है, ट्रू है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, जो कि है मेटल्स का रिएक्शन विद क्या। अब हम कर रहे हैं कुछ मेटल्स के साथ ही, यानी हम मेटल्स को मेटल्स के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। अच्छा, जब भी तुम ये सब पढ़ते हो ना, तो यार रिवाइज भी करते रहा करो, है ना। एक नोटबुक बनाया करो, और जब भी ये लेक्चर आप पूरा देख लोगे, उसके बाद ना रिवीजन भी करना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार क्या हुआ कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि रिवाइज करता है? कहता भैया रिवाइज तो नहीं करता। तो मैंने कहा कि लेक्चर से पहले क्या करता है? जब लेक्चर स्टार्ट होने वाला था उससे 10-15 मिनट पहले क्या करता है? भैया वो मैं ना फ्री फायर खेलता हूँ उस टाइम पे। तो तो आधे लोग तो रिवीजन की जगह फ्री फायर खेल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो भाई फ्री फायर से नहीं होगा रिवीजन, वो नहीं, वहां से तुम नहीं सीख पा रहे हो रिवीजन करना, है ना। तो रिवीजन के लिए तो नोटबुक वगैरह खोलनी पड़ेगी और तब जाके करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 15 मिनट में फ्री फायर खेल लिया। आ जाओ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो भी हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके, सब पढ़ चुके भैया। ये चैप्टर किस काम का? देखो, तुम्हें याद होगा, एक सोल्यूशन हम लेते थे ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता था। उसमें एक एक्टिविटी में आयरन की एक नेल डालते थे, कील डालते थे, और फिर क्या होता था? कलर बदल जाता था, सॉल्यूशन का रंग बदल गए, जैसे उसके रंग बदले थे। हाँ, क्या हो जाता था? ब्लू से ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सी रिएक्शन होती थी? बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एक एक्टिविटी है कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन होती है आयरन के साथ। तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इसको धक्का मारता है और वो बना लेता है FeSO4, जिसका कलर ग्रीन होता है। और कॉपर जो है उसके ऊपर, जो आयरन नेल होती है उसके ऊपर कॉपर की एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर बार बार पढ़ भी चुके हैं। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है डायरेक्टली। जैसे कि अ मेटल M displaces iron from the aqueous solution of ferrous sulfate but fails to do so in the case of aqueous solution of aluminium। देखना, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाले को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब मान लो एक मेटल है M, क्या बोल रहा है कि यार वो ना आयरन को तो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी आयरन उसके नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है, यस और नो। पर एक प्रॉब्लम है कि वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, यानी वो एल्यूमिनियम से कम शक्तिशाली है, यानी वो एल्यूमिनियम के नीचे होगा, है ना। अब तुम अगर टेबल याद रखो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, यानी इन दोनों के बीच में एक ही एलिमेंट आता है, एक ही मेटल आता है, जो कि है जिंक। ऑल्टो जेन फरारी, तो जिंक जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगर आपने रिएक्शन ऐसे याद कर ली ना, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज तो आपकी बहुत मदद होने वाली है। चलो आओ, एक बढ़िया सा सवाल लगाते हैं। स्टडी दी फॉलोइंग केसेस, आपको ये सारे केसेस देखने और आपको ये बताने कि इनमें से किसमें न्यू प्रोडक्ट बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। आपको बस ये बताना किसमें बनेगा। तो कौन डिस्प्लेस करेगा? जो हाई रिएक्टिव होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैग्नीशियम जो है वो तो बहुत रिएक्टिव होता है। क्या लेड आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है? रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी तो पीवी नीचे आता है, तो क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? कैल्शियम को। फिर देखो, कैटरीना ने कार,
तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। फिर जिंक क्या कैल्शियम जिंक को कर पाएगा? कैटरीना ने कार, ये ज्यादा रिएक्टिव है। कार देखो, कार ऊपर आ गया, कार मांगी ऑल्टो जेन, तो जेन नीचे है, तो कैल्शियम ऊपर है, जिंक नीचे है, तो कैल्शियम क्या करेगा? लात मार के भगा देगा, तो यहां पर होगी रिएक्टिव। तो 1 और 2 यानी 1 और 4 आंसर आना चाहिए, ये है आपके सी ऑप्शन में। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऐसे सवाल आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और एक बार यानी 2 बार करीब करीब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और मुझे ऐसा लगता है इस बार भी ये मतलब पूछा जा सकता है। तो इस टेबल को ध्यान से देखना है और कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं। क्या बोला गया है? द सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD, हमारे पास 4 मेटल है, उन 4 मेटल की मैंने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराई। जैसे कि एक आयरन का सॉल्यूशन है, एक कॉपर सल्फेट है, एक जिंक का सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, एक है एल्यूमिनियम सल्फेट। और मुझे पता चला कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास हैं कि कुछ कुछ तो रिएक्शंस हुई और किसी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है ना, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ दी इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से सबसे कमजोर मेटल कौन सा है? देखो कमजोर वो होगा क्योंकि किसी भी ये जो सॉल्यूशंस है ना अलग अलग, इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस ना कर पाए। जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा वो बहुत कमजोर होगा। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे डी को, ये भैया किसी को भी नहीं कर पा रहा है डिस्प्लेस, यानी ये सबसे कमजोर है, तो जो डी होगा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ सी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी क्या होगा अगर मैं इसको उठाकर किसके अंदर डाल दूं? कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दूं तो क्या होगा? क्योंकि देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता क्या होगा। अब तुम खुद सोचो, सी को ध्यान से देखना, सी ने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करा था, यानी ये आयरन से ज्यादा शक्तिशाली है, आयरन से ऊपर आता है, तो क्या ये कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा? अरे यार आयरन ज्यादा शक्तिशाली होता है कॉपर आयरन, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो क्या होगा यहां पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। लास्ट देखते हैं, अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सबसे कम रिएक्टिव तो ऑब्वियस सी बात है बेटा डी है, सबसे कम तो डी है। सबसे ज्यादा भी तुम्हें दिख रहा है कौन सा? ये दिख रहा बी, देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, अरे भैया कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है सबसे ऊपर आएगा बी, हाई रिएक्टिव है बी। अब ए और सी में बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो अगर तुम ध्यान से अगर देखोगे ना, तो देखो इसमें ना गिवन है कि जिंक के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है ना, जिंक से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, पर यहां पर गिवन नहीं है, तो क्या पता जो सी जो है हमारा वो जिंक को डिस्प्लेस कर दे, यानी जिंक से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है ना। तो उसी केस में हम सी को ज्यादा रिएक्टिव करेंगे और सी के बाद आएगा ए। क्या है रीजन? तुम समझ पाए कि यहां पर तुम देख सकते हो बेटा, देखो नो रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी नो रिएक्शन है इसमें और इसमें, बट यहां का हमें डाटा नहीं पता है ना, क्या पता ये जिंक को डिस्प्लेस कर देता हो, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ज्यादा रिएक्टिव होगा सी, फिर आएगा ए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा BCAD, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना आजकल, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पर बहुत भर भर के आ रहे हैं। आई होप ये समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की तरफ, ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, बट सबका नहीं होता। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो कि एसिडिक के साथ साथ न्यूट्रल भी होते हैं, ना बेसिक ना एसिडिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल भी रहते हैं। एग्जांपल याद रखना, जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, फॉर एग्जांपल CO2, SO2, SO3। जबकि कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, उसके एग्जांपल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन पानी, पानी तो न्यूट्रल होता है, तो वो है तो क्या? नॉन मेटल का ऑक्साइड ही तो है, H2O। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आई? उसके अलावा क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर। देखो अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड को लूं और उसको पानी में डाल दूं तो वो एक प्रकार का एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि CO2 है, तो CO2 को अगर आप पानी में डालोगे तो एसिड बनती है H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। याद है ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा है सब, ठीक है। अगला क्या है? SO3, तो H2SO4 बन रहा है यहां पर, यानी आप देख सकते हो क्या बन रहा है, बेसिकली यहां पर एसिड्स बन रही हैं। तो जब भी हम नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो एसिड बनती है। यहां से सवाल नहीं आता, बट क्योंकि आपके सिलेबस में है तो बताना पड़ता है, ठीक है। अब हम फटाफट से बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा 9th की पुरानी यादें। पुरानी यादें तो तुम्हारी ताजा ही है, पर ये वाली यादें तुम्हारी ताजा रही है। तुम्हें आयोनिक सिस्टम नहीं समझ आता, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आता है ना, बट मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं ना, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, उतना टाइम नहीं है। देखो अगर आपको याद हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता था, हमें डिवाइड करना होता था इलेक्ट्रॉन को
पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे, दूसरी में 8 और तीसरी में भी मैक्सिमम 8, है ना, ऐसा तुम्हें याद होगा। चलो तो पहले मैं बात करता हूं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 11 होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अब इसको डिवाइड करो, सबसे पहले 2 दे दिए पहले शेल में, 8 दे दिए दूसरे शेल में, बचा कितना, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, 281। ये चीज समझ में आई। सिमिलरली आप और के भी कर सकते हो। अगर मैग्नीशियम का करोगे तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, है ना, तो उसका क्या आ जाएगा 282। यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर तुम एल्यूमिनियम का करोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इधर आ जाएगा 283, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं और एग्जांपल लूं, ये तो मेटल्स की बात हो गई, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं बेटा, जैसे कि मैं कौन से नॉन मेटल की बात करूं, जो भी तुम कहोगे उसकी बात कर लेंगे। जैसे नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो पहले शेल में 2 गए और दूसरे में बचे हुए 5। क्या बात क्लियर हुई। ऑक्सीजन की हम बात कर सकते हैं, किसी की भी बात कर सकते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले में गए 2 और बचे हुए 6 कहीं और, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हो बेटा कि आउटर मोस्ट शेल में इसमें 5 है, इसमें 6 है। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि जो मेटल्स होते हैं ना, आप मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपको आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो मेटल है, और अगर 4, 5, 6, 7 दिख जाए तो वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर ये 1, 2, 3 होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसको स्टेबल होना है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जबकि अगर आपको ऐसे 5, 6, 7 दिख जाए तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा सामने वाले से, और जो लेता है वो नॉन मेटल, जो देता है वो स्टार्टिंग में बताया था वो मेटल, ठीक है भैया। अच्छा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम किसका लें, किसी का भी ले सकते हो, जैसे कि तुम आर्गन का एग्जांपल ले सकते हो। तो जब तुम देखोगे ना तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे, और जिनके में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। वो नोबल है भैया, वो रिएक्ट नहीं करते, ना वो मेटल से रिएक्ट करते हैं ना वो नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, नोबल रहते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। ऐसे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप कैल्शियम का भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हो। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो कितना होता है, वो 20 होता है। तो पहली शेल में 2 गए, दूसरे में 8 गए, फिर तीसरे में भी 8 गए और बचे 2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है, मेटल। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल डोनेट करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया, बट हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हें बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब मेटल और नॉन मेटल कैसे रिश्ता बनाते हैं। तो देखो, मेटल और नॉन मेटल आपस में एक रिश्ता बनाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसे, मेटल बोलता है नॉन मेटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने को है, नॉन मेटल बोलता है अच्छा मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेने को है, तो क्यों ना हम एक रिश्ता बना लें कि तू मुझे दे और मैं ले लूं। उससे क्या होगा, उससे एक कंपाउंड बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिससे दोनों स्टेबल हो जाते हैं। और उसी हम बॉन्ड को बोलते हैं क्या, उसी हम बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, यानी जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वो फिल्ड होता है तो रिएक्ट नहीं करते। जबकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब यहीं पर ही कहानी स्टार्ट होती है बेटा, समझना किसकी कहानी, आयोनिक कंपाउंड्स की कहानी स्टार्ट होती है। डेफिनेशन यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप नोट भी कर सकते हो, आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है, द आयोनिक कंपाउंड इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, जब भी आप अपनी नेगेटिविटी बाहर निकालते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिविटी बाहर निकालते हो तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी जो मेटल्स होते हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो क्या बनाते हैं, वो कैटायन बनाते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, क्योंकि वो गेन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो एनायन बनाते हैं, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ये चीजें हमें याद रखनी है, दो बेसिक सी चीजें हैं। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना कि इनका जो रिश्ता है इसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। अब ये जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पर लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इनके बीच में, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो एक अट्रैक्शन है इनके बीच में जो कि बहुत स्ट्रांग होता है।
ये मैंने आपको क्यों बताया, आगे बात करेंगे। चलो आ जाओ। आगे बात करने से पहले एक डॉट होता है, एक डायग्राम होता है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, डायग्राम बनाकर दिखाओ कि सोडियम और क्लोरीन कैसे कंबाइन करेंगे, मतलब ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड नमक, ये कैसे बनता है। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम देखते हैं बेटा। सबसे पहले नमक की बात करते हैं। नमक के आउटर मोस्ट शेल पे, यानी सोडियम, नमक नहीं सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, याद करो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था बेटा 281, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मैंने बना दिया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने होते हैं बेटा, बताओ। इसका नंबर होता है 17, तो ये होता है 287, तो आउटर मोस्ट शेल पे है कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब होगा क्या कि इसको देना है, इसको लेना है, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा बेटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देखो। और क्लोरीन के पास, अब देखना क्लोरीन खुश है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, पर इसके पास आ जाएगा एक क्या, नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे बनता है किसका एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल, ठीक है। यही है जो हम डायग्राम वगैरह बनाने को आते हैं ना, ऐसे ही आते हैं। चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड आपको पता होगा क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा अब देखो पहले, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो। एटॉमिक नंबर होता है 12, तो आउटर मोस्ट शेल पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बना लिए, बहुत सही। क्लोरीन पे तो अभी हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7, बस भाई, है ना। तो अब देखो दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई भैया। यहां तो मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कह रहा है भैया मैं तो एक ही ले पाऊंगा, ये तो दिक्कत है, कैसे प्रॉब्लम को हल करें। तो क्लोरीन ने बोला कि ठीक है, मैं अपने एक दोस्त को और बुला कर ले आता हूं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, एक उसको दे देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देख रहे हो, दोस्ती जो है बेटा, दोस्ती से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा ले भाई तू ले, एक इलेक्ट्रॉन ले भाई तू भी ले ले, है ना, दोनों का इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बोलो कितना आएगा, +2 का चार्ज आएगा। अच्छा क्लोरीन, क्लोरीन, एक क्लोरीन पे तो -1 का ही चार्ज आएगा, बट यहां पर 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो क्रॉस 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 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -1 का चार्ज आएगा, बट यहां पर 2 क्लोरीन है, तो ऐसे 2 लगाना मत भूलना। 2 क्लोरीन है तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार ये स्ट्रक्चर वगैरह डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए आता है। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और मैं आपको उसका करा देता हूं, जो कि है N2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अच्छा सोडियम के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, 6। अब इसको चाहिए 2, बट यहां तो 1 है, तो यहां भी दोस्ती होगी। क्या बोलेगा, अच्छा ऐसा कर, अपने एक दोस्त को और बुला ला, उससे एक इलेक्ट्रॉन और दिलवा दे यार, मैं भी कुछ तू भी कुछ, डील हो गई है। तो अब ये अपने एक दोस्त को और बुला लेगा जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बोलेंगे ले भाई तू भी ले और तू भी ले। तो फाइनली सोडियम, देखो एक सोडियम पे कितना चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा, बट यहां पर 2 सोडियम है तो 2 लगाना मत भूलना। और अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो एक ऑक्सीजन ने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो तुम खुद बताओ कि कितना इस पे चार्ज आना चाहिए, -2 का चार्ज आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यही है भैया डायग्राम, इन पे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखना जब भी ऐसे हो तो दोस्ती करा देना, है ना। हाँ, और अपने दोस्तों से सावधान रहा करो। एक बार क्या हुआ था कि स्कूल टाइम में, एक बार स्कूल टाइम में जैसे क्या होता है, मेरी क्लास की एक लड़की थी जो टॉपर थी, तो मुझे कुछ समझना था तो मैं उसके पास चला गया, है ना। अब मेरे दोस्त भी वहां बैठे हुए थे, मैं सिर्फ डाउट पूछने गया था, मेरे दोस्त भी वहां बैठे थे, है ना। वहां से सब वो 6 लड़के ऐसे घूरे जा रहे हैं और गंदी से स्माइल दे रहे हैं, हा। अगले दिन भाभी 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 करके चालू हो गए। तो देखो ऐसे दोस्तों से बच के रहो, ऐसे दोस्तों से बच के रहो। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन दी ऑप्शन। कहां पर करेक्टली शो किया गया है भैया, ये क्या ऑप्शन दिए ये कैसे ऑप्शन दिए, बताओ। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम पे आता है +2 का चार्ज और ऑक्सीजन पे आता है -2 का चार्ज।
तो किसमें सही है? पहले ऑप्शन में हमें सही दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इनमें से आयोनिक कंपाउंड आपको बताना है। याद रखना आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो ये देखो, अगर आप देखोगे ये क्या है? कार्बन। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और ये भी नॉन मेटल है, क्लोरीन, तो ये तो नहीं है, इसको कट कर दो। ये क्या है? पोटेशियम, ये क्लोरीन। पोटेशियम मेटल, ये नॉन मेटल। आंसर क्या हो जाएगा? यस, दिस इज राइट आंसर। क्या इसमें और भी राइट आंसर है? हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, गलत। NaCl, ये भी एक राइट ऑप्शन है। तो बी और डी इसके दोनों आंसर आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर। एटॉमिक नंबर ऑफ द कैल्शियम एंड क्लोरीन आर 20 एंड 17। यानी आपको वो पूरा जो डायग्राम है वो आपको बनाकर दिखाना है। याद रखना कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा। मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? पहले देखो मेटल कौन से हैं, पहले तो ये ढूंढो। जिनके आउटर मोस्ट शेल पे 1 है या 2 है, वो कौन है? वो मेटल है। और ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ज्यादा रिएक्टिव वो है जिसके आउटर मोस्ट शेल पे कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे रिएक्टिव सी है। विच इज द नोबल गैस? साफ दिख रहा है, आउटर मोस्ट शेल पे जिसपे 8 होंगे वो नोबल गैस। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। देखो ए एक मेटल है, बी क्या है? बी एक नॉन मेटल है। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बी के आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना? तो जो ए होगा ना, ये क्या बोलेगा कि एक बी से तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, मुझे 2 दो। एक देगा इसको और एक दूसरे इसके दोस्त को देगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा AB2। समझ पाए? 2 बी काम में आ गए, है ना? एक को एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे को दूसरा दिया, तो AB2 इसका फॉर्मूला बनेगा। और कंपाउंड क्या होगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। याद रखना आयोनिक बॉन्ड कैन ओनली बी फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, क्या बात समझ आई जी। अगला, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12, राइट्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम की बात हो रही है यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख दोगे 282, बहुत बढ़िया। स्टेट वेदर दिस एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। आउटर मोस्ट शेल पे 2 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल है ना? इसकी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इसकी ये 2 होगी। ठीक है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ क्या कंपाउंड बनाता है बेटा? ये बनाएगा MgCl2। ये कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। और भाई आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ वगैरह करके दिखाना था, जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। भैया ये जो आयोनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। आयोनिक कंपाउंड यानी नमक, NaCl। तो जितनी प्रॉपर्टीज तुम्हें बचपन से याद है ना नमक की, वो सारी प्रॉपर्टीज NaCl की होंगी। नमक कैसा होता है? हार्ड होता है, हार्ड होता है, बिल्कुल। तो सबसे पहला फिजिकल नेचर क्या होता है? दे आर सॉलिड एंड हार्ड। अब ये हार्ड क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन बहुत सिंपल सा है। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी एक आयोनिक कंपाउंड बनता है तो एक फोर्स होती है, बहुत ताकतवर फोर्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो याद रखना, इट इज हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस। यानी कैटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वजह से भैया ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, है ना? इनका जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हार्ड होते हैं। तो नमक की पहली प्रॉपर्टी, नमक कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा नमक की अगली प्रॉपर्टी बताओ। नमक का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है? अरे नमक को अगर गर्म करोगे जल्दी थोड़ी ना पिघल जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। रीजन क्या? वही सेम रीजन, हर जगह सेम रीजन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कुछ भी पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सेम आंसर लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्सेज। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही बात है, वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर बॉन्ड तोड़ना है, मेल्ट कराना है, तो भैया एनर्जी देनी पड़ेगी। अगला सॉल्युबिलिटी। अच्छा नमक मुझे बताओ, नमक कहां पर सॉल्युबल होता है? पानी में सॉल्युबल होता है, बिल्कुल होता है। बट क्या नमक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोसिन वगैरह, उनमें तो नहीं होता ना? सेम प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की, जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल वगैरह वगैरह, है ना? तो इन सब में नहीं होता, जबकि पानी में होता। तो नमक याद रखोगे तो सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। अगला कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो नमक जब सॉलिड फॉर्म में होता है
तब तो बिजली को कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बट अगर तुम नमक पानी में मिला दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और अगर नमक को तुम पिघला भी दोगे, मोल्टन स्टेट में भी आ जाएगा, तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यही सेम प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है, नमक से सब याद कर लोगे कि सबसे पहले इसमें बिजली कैसे कंडक्ट होगी। कंडक्शन रिक्वायर मूवमेंट ऑफ चार्जेस, यानी ये जो आयंस है ना, ये जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो यानी याद रखना, सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, नमक की तरह। दूसरी चीज मोल्टन स्टेट, अगर हम इसको पिघला देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? अगर आप गर्म करोगे, पिघला दोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ब्रेक कर जाएंगी, आयंस जो होंगे कैटायन आयंस, अब वो मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप उसको पानी के सोल्यूशन में डालोगे, एक्वस सोल्यूशन में, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि आयन डिसोसिएट एंड मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड, यानी जो आयंस हैं ये पानी की वजह से टूट जाएंगे, और क्योंकि जब आयंस टूट जाएंगे, मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट थे 4 प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया, सबका आंसर एक ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, और जब तक आयंस फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। जबकि जब मोल्टन और एक्वस स्टेट में होते हैं तो आयंस मूव कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। Why do ionic compound have high melting boiling point? Strong electrostatic force। जैसे वो 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे 10th में क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी, ठीक है? ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय द कंपाउंड सी? यानी जो कंपाउंड है एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड है ना? तो आयोनिक कंपाउंड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, आपको बस वो बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं 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 नहीं, ये तो एकदम गलत है, तो यही इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, ठीक है? यहां पर अब हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिससे कि मेनली इस चैप्टर के सवाल आते हैं। अरे जो अभी तक पढ़ा है उससे भी आते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, हम एकदम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। चलो अब इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट एक चीज याद रखना, अभी तक जो हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा ना, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो कभी कभार बोर्ड एग्जाम को ऐसा लगता है कि वो कुछ तुमसे अनोखा क्वेश्चन पूछ लें, और वो ये पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ही आयोनिक कंपाउंड है। यानी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा ही है यहां पर, ठीक है? अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े से दिमाग को खोलकर रखना, दिमाग, आंख, नाक सब कुछ खोल के बैठना है। क्यों? क्योंकि यहां से सवाल आएगा। कैसा सवाल आएगा वो भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या, मतलब अकरेंस ऑफ मेटल क्या है। यानी देखो, हमारे नेचर के अंदर, स्पेशली हमारी जो पृथ्वी है, इसके जो क्रस्ट होता है, अंदर का जो पोर्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। बट ये मेटल्स ना हमेशा फ्री स्टेट में नहीं मिलते, यानी कभी कभार तो ये बॉन्ड बना के होते हैं, इनका कुछ रिश्ता होता है। जैसे कि स्कूल में एक वो कपल नहीं होता जो कि हमेशा साथ में बैठते हैं, है ना? और वहीं पर आते हो तुम जो कि अकेले हो, सिंगल हो। वैसे ही कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि अकेले होते हैं, सिंगल रहते हैं तुम्हारी तरह, है ना? तो डिपेंड करता है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ना आप कुछ बेसिक चीजें जान लो। बेसिक चीजें क्या है? जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये नेचर के अंदर कभी भी अकेले नहीं मिलते, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं, रिश्ता बना के रखता है भैया ये। अगला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है। और फिर एल्यूमिनियम। देखो, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। यानी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली मेटल्स की, तो मेटल्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर ये जो एल्यूमिनियम नाम का है ना, ये बहुत ज्यादा मिलता है। और फिर आ जाता है क्या? हाइड्रोजन। यानी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है, यानी सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है, वो है हाइड्रोजन। आपको पता ही है सारी चीजें हाइड्रोजन की बनी है। हाइड्रोजन जो गैस है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है अर्थ के ऊपर, ठीक है? ये कुछ चीजें थी, इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अब स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी से। व्हाट इज मेटलर्जी? तो ये क्या है ना, ये एक ब्रांच होती है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको ये ब्रांच मिलेगी भी। और पता है, अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए ना, तो अभी तुम ये छोटे मोटे सिलेबस को देख के डरते हो। कॉलेज के अंदर मुझे भी याद है कि हम ना इतनी मोटी मोटी किताबें 2 रात पहले पढ़ के खत्म करते हैं, पेपर दे के आते हैं, पेपर में पास भी होते हैं, ठीक है? हाँ, और सब वैसे ही कर रहे हैं, वहां पर 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं बस, और पास हो रहे हैं।
तो तुम करोगे जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, ऐसी मोटी मोटी किताबें, अभी तुम एक एक चैप्टर में डरते हो। और उस टाइम पे तो मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी, यूट्यूब वगैरह पे कोई पढ़ाता भी नहीं था, तो हम तो खुद से ही पढ़ पढ़ के पास हो जाते थे। तुम भी हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ। मेटलर्जी क्या है? इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब और क्या होता है भैया, ये समझ नहीं आया। और समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मिनरल क्या होता है। आ जाओ। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ की क्रस्ट के अंदर कुछ भी जो चीज नेचुरल है उसको हम क्या बोलेंगे? वो मिनरल है। अब इस मिनरल का ही एक पार्ट होता है ओर, है ना? तेरी ओर हाय रब्बा, नहीं नहीं नहीं, वो वाला तेरी ओर नहीं। और क्या है? देखो मिनरल तो बहुत सारा है, और ना मिनरल का वो छोटा सा पोर्शन है जिसमें कि मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पैसा होगा हमारे पास। समझ पाए बात को? देखो, those minerals from which metals can be profitably and conventionally extracted, यानी वो मिनरल का वो वाला पोर्शन जहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और पैसे भी कमाए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है, एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं गैंग। ये क्या होता है? ये इंप्योरिटीज होती हैं। हम देखो ओर के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं, डस्ट वगैरह बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो उन सारी इंप्योरिटीज को हम ये बोल रहे होते हैं। इंप्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल, रॉकी मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कौन सिंगल और कौन रिलेशन में यानी कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि बॉन्ड बना के रहते हैं और कौन जो कि फ्री स्टेट में रहते हैं। तो जो शुरू के 5 हैं, रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है, शुरू के जो 5 हैं, जैसे कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, ये पांचों के पांचों कभी भी सिंगल नहीं दिखाई देते भाई। यानी ये हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। तो शुरू के 5 याद रखना, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट अलग अलग हो सकती हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर आता है क्या? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, कुछ ऐसे मेटल्स जो कि बीच में है ना। अब इसके अंदर मेनली आते हैं 3। कितने आते हैं? 3, जिंक, आयरन और लेड। अब ये जो तीनों है ना, ये भी किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। यानी 3 ही और होते हैं, है ना। ऐसे याद कर सकते हो, सॉक, है ना, जैसे सॉक्स होती है ना, वैसे ही। यानी या तो सल्फाइड के साथ होंगे, या तो ऑक्सीजन के साथ होंगे, या तो कार्बन के साथ होंगे। 3 प्रकार के और ये बना रहे होते हैं, है ना। उसके अलावा अब आ जाते हैं नीचे, ये जो तुम्हें 5 दिख रहे हैं, ये है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल। इनमें से मेनली मेटल तो सिंगल है, यानी कभी किसी के साथ रिश्ता बनाते ही नहीं है। जैसे ये जो लास्ट के 2 तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो 2 हैं, ये हमेशा तुम्हें फ्री स्टेट में मिलेंगे। गोल्ड एंड प्लेटिनियम फाउंड इन फ्री स्टेट, हमेशा याद रखना, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। जबकि ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये तीनों के तीनों फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, और कभी कभार ये बॉन्ड भी बना सकते हैं, है ना। कुछ कुछ कंपाउंड के साथ ये बॉन्ड फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं, स्पेशली ऑक्साइड या फिर सल्फाइड के साथ ये आपको रिश्ता बनाते हुए, यानी बॉन्ड बनाते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया यहां पर, why are certain metal found in free state and other in combined state in nature? बेसिक क्वेश्चन है, कुछ तो अकेले हैं, कुछ कंबाइंड है, ऐसा क्यों? अब ये मतलब क्या ना भैया, जैसा जिसकी किस्मत। नहीं नहीं, किस्मत की बात नहीं है। रीजन क्या है कि यार जो रिएक्टिव है वो रिएक्ट कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और जो नॉन रिएक्टिव है जैसे कि गोल्ड, वो हमेशा फ्री स्टेट में मिलेगा। ठीक है, गिव रीजन। एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, बहुत सिंपल सा रीजन है, एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सो इट इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो तुम टेबल देख पा रहे हो ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं कैसे। इस टेबल को बेटा ध्यान से देखो, है ना। इस टेबल के अंदर हमें ये गिवन है कि डिफरेंट टाइप के ओर को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, है ना। अगर एक मेटल है जो कि हाई रिएक्टिविटी का है, उसका अलग प्रोसेस है, मिड रिएक्टिविटी वालों का अलग है, और लो रिएक्टिविटी वालों का अलग है, जो कि अभी मैंने आपको टेबल दिखाई। तीनों के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि मेटलर्जी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हमें मेटल को बाहर निकालना है, क्या क्या स्टेप है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें वो जो ओर है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, क्रश व्रश करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। ये मेरा स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग, यानी इंप्योरिटीज लाइक सैंड, क्ले एंड रॉकी मटेरियल फ्रॉम दी ओर। यानी दूसरा प्रोसेस आता है कंसंट्रेशन, जिसके अंदर हम ये जितनी भी इंप्योरिटीज है ना, इन सबको टाटा बाय बाय गुड बाय करते हैं। पहला क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा बहुत बढ़िया याद रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलिए जी, ये 2 प्रोसेस तो क्लियर हो गए। अब जो तीसरा प्रोसेस आता है वही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तीसरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हम करेंगे मेटल को एक्सट्रैक्ट, और 3 अलग अलग प्रकार के मेटल है, हाई, मिड और लो रिएक्टिविटी। उन तीनों का अलग अलग प्रोसेस है, और वही प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है। पहले किसके साथ स्टार्ट करें, क्या बोलते हो?
मैं स्टार्ट करता हूं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के साथ, ठीक है। अब लो रिएक्टिविटी में तुम्हें याद होंगे जो दो थे, गोल्ड प्लेटिनियम, वो तो अकेले ही मिलते हैं, उनकी मैं बातचीत नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उन तीन की जो कि बच गए, है ना। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ नाम है बेटा, वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो अगर आप उस टेबल के ऊपर वापस आते हैं हम, क्योंकि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल से आते हैं मेनली क्वेश्चन। देखो अगर आप टेबल ध्यान से देखोगे, जो लो रिएक्टिविटी वाले सारे के सारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा सल्फाइड ओर में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? सल्फाइड ओर में, यानी सल्फर के साथ जुड़े होते हैं। तो जब भी कोई हमें सल्फाइड ओर में दिखे तो पता है हम क्या करेंगे? उसकी रोस्टिंग कर देंगे। भैया रोस्टिंग, ये वो वाली रोस्टिंग है क्या जो कि आप हमारी करते रहते हो? नहीं 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 बेटा, वो वाली रोस्टिंग नहीं है, अपनी वो अलग है ना। हाँ, इसी बात पे शायरी याद आ जाएगी, बस सुनाऊंगा नहीं तुम्हें, ठीक है। तो रोस्टिंग वो अलग है। ये रोस्टिंग क्या है? गर्म करना। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप गर्म करते हो उसको रोस्टिंग बोलते हो, ठीक है। अब प्रोसेस देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले मरकरी का एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सीना बार, है ना। सीना बार बार नहीं होता, विम्बार, हाँ सीना बार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है HGS, फॉर्मूला याद रखना, ये इसका नाम भी याद रखना, सीना बार। पहले हम क्या करेंगे बेटा, तुम्हें पता है ये सल्फाइड हो रहा है, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गरम गरम गरम। चलो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबसे पहले हीट कर देते हैं। जब जैसे तुम हीट करोगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो पता है क्या होगा? हीट दे दी, फिर बनेगा क्या? ये देखो, मरकरी का ऑक्साइड। क्या बनेगा? HgO, और साथ साथ में गैस निकलेगी जो कि है SO2। ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए बेटा, बहुत बेसिक रिएक्शन है, बैलेंस तो तुम कर ही सकते हो, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हमें तो देखो ये मरकरी मेटल चाहिए, है ना। ये मरकरी मेटल हम कैसे निकालें? तो अब मैं क्या करता हूं, इसका एक सेकंड स्टेप है, इसको मैं वापस से हीट करता हूं। और जब मैं इसको वापस से हीट करता हूं ना, तो अब ऑक्सीजन तो अलग हो जाता है और जो मेरा मरकरी का मेटल है वो मुझे अलग मिल जाता है। तो दो स्टेप का प्रोसेस है, ये याद रखना, सीना बार। पहला स्टेप क्या है? ये। दूसरा स्टेप क्या है? ये याद रहना चाहिए, पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है। अब एनसीईआरटी के अंदर लो रिएक्टिविटी वालों का एक और एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या है? कॉपर का। कॉपर का एक और होता है जिसका नाम होता है कॉपर ग्लैंस। नाम याद रखना, कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला होता है Cu2S, यानी है तो ये सल्फाइड का और। जैसे ही तुम्हें सल्फाइड का और दिखता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? भैया रोस्टिंग कर देंगे ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही रोस्टिंग करोगे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? Cu2O प्लस एक गैस निकल जाएगी SO2, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन कर लेना, नहीं भी करके आते तो नंबर नहीं करते पेपर के अंदर, ठीक है। तो फाइनली एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। बट अभी भी मेरे पास कॉपर नहीं है, तो क्या मैं इसको भी हीट कर दूंगा? नहीं, इसके अंदर प्रोसेस अलग होता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको लेता हूं और मेरे पास जो पहले था ना ये कॉपर सल्फाइड, ये जो कॉपर सल्फाइड मेरे पास था, इन दोनों को मैं रिएक्ट करा देता हूं। तो जब मैं इन दोनों को वापस से रिएक्ट कराता हूं ना, तो पता क्या होता है? कॉपर अलग हो जाता है और वापस से SO2 गैस निकल जाती है। यानी आप प्रोसेस समझे, पहले मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा, क्या आया? कॉपर का ऑक्साइड आ गया। अब इस कॉपर के ऑक्साइड को उठाया और जो मेरे पास पहले था उसके साथ फिर जोड़ दिया, फिर क्या हुआ? कॉपर अलग हो गया और SO2 गैस अलग निकल गई। ये दो स्टेप का प्रोसेस, नाम याद रखना कॉपर ग्लैंस, और पिछले वाले का नाम था सीनाबार, यस HGS। मरकरी का वो और होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, नेम एनी ओर ऑफ मरकरी, सीनाबार, ठीक है, एंड स्टेट द फॉर्म इन विच मरकरी इज फाउंड इन इट। मरकरी किस स्टेट में मिलता है? सल्फाइड ओर की स्टेट में मिलता है ना, HGS, बिल्कुल। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन। वो जो दो स्टेप मैंने आपको बताया, वो दोनों स्टेप आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर पूछा गया। मैं सामने तुम्हें दिखा रहा हूं कब का, 2024, 22, 19, है ना। वो दोनों रिएक्शन याद रहनी चाहिए। अगला, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। वही जो दो स्टेप है, सबसे पहले क्या करोगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दोगे, और उसके बाद जो पहले मेरे पास जो कॉपर सल्फाइड था उसको लोगे, तो उनको रिएक्ट करा दोगे, कॉपर बाहर आ जाएगा। बहुत सही, वो दो रिएक्शन हमें याद रखनी है ना। अब देखो ऐसे भी लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, 2025 में पूछा गया, सीनाबार इज अ ओर ऑफ द मेटल X। एक मेटल X है, उसका ओर है सीनाबार। तो X तुम्हें पता ही है यार, नाम से पता चल गया ये तो मरकरी है, Hg है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बताओ X क्या है और इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताओ। तो वो जो मैंने आपको अभी दो स्टेप बताए वो भूलना मत, बहुत बार पूछे गए, इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है क्वेश्चन दिखाकर। चलिए अब बात करते हैं मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स की, यानी वो मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में है कहीं पर, वो कैसे करेंगे, उनका क्या तरीका है। अब देखो जो मिड रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं ना, उनकी जो मैं आपको टेबल एक बार वापस से दिखाता हूं, उस टेबल से आपको फिर से आइडिया पड़ेगा। आ जाओ भाई एक बार टेबल पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मिड रिएक्टिव के हैं, यहां पर मिड लगा लेना, मिड रिएक्टिविटी के जो हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। या तो वो सल्फर के साथ रिश्ता बनाते हैं, सल्फाइड के साथ रिश्ता बनाएंगे, या तो वो कार्बोनेट के साथ रिश्ता बनाएंगे। बट ये रिश्ता बनाएंगे, है ना, रिश्ता जरूर बनाएंगे। अब इनकी तरह
फ्री स्टेट में तो नहीं मिलेंगे ना, जैसे गोल्ड प्लेटिनियम। ये रिश्ता बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, या तो कार्बोनेट के साथ या तो सल्फाइड के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फाइड ओर में क्या करते थे भैया, वो रोस्टिंग करते थे, वो तो हमें याद है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है ना, तो ये तो तुम्हें पता है, इसमें रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। बट अगर कार्बोनेट और आया तब क्या करोगे, तो तुम्हें एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन कुछ अलग नहीं है, कैल्सिनेशन में भी गर्म ही कर रहे हो, बट यहां पर बस ऑक्सीजन नहीं देते, यहां पर बस ऑक्सीजन नहीं देते, है ना। तो अगर कार्बोनेट और दिख जाए, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या करना है तुम्हें बताओ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देना है। कब करना है, जब सल्फाइड और दिखे। चलो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं, आ जाइए। एग्जांपल्स क्या क्या है इसके अंदर, जैसे कि एक एग्जांपल जो कि पेपर के अंदर बार बार पूछा गया है, वो है जिंक का ओर। अब देखो जिंक के ना दो ओर होते हैं, एक सल्फाइड भी होता है, कार्बोनेट भी होता है। तो ये जो जिंक का जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। अगर जिंक ब्लेंड है तो फॉर्मूला क्या होगा, ZnS। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, अरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दोगे, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, और साथ साथ में SO2 गैस निकल जाएगी। अब जिंक का एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कैलामाइन। नाम याद रखना बेटा, मुझे पता है मुश्किल है स्टार्ट करने में, बट देखो रिवाइज करोगे तो चीजें याद होंगी, बट रिवाइज अच्छे से करना है, वरना वो एग्जाम से पहले जब तुम पन्ने पलटते हो, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जब पेपर आता है एग्जाम में हाथ में, ये क्या हो गया है ना, होता है ना ऐसा। तो भाई थोड़ा सा हाँ ढंग से रिवाइज करना। तो ये जो कैलामाइन है इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, यानी जिंक का कार्बोनेट हो रहा है। जैसे ही दिखेगा मैं हीट तो करूंगा बट ऑक्सीजन नहीं दूंगा। तो अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन नहीं दूंगा, हीट करूंगा, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये दो चीजें यहां पर बन गई। देखो यहां पर भी जिंक ऑक्साइड, यहां पर भी जिंक ऑक्साइड, बट गैसेज अलग अलग बनी है। और यहीं पर सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ जाता है, द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। पहला डिफरेंस, रोस्टिंग में क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, पहला पॉइंट। यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं करते। ये किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए। ये किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए। यहां पर कौन सी गैस बनती है, अभी दिखाया ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर कौन सी बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन के तीन आपको ये डिफरेंस दिख रहे हैं, ये तीन इसके डिफरेंस है, तो याद रखना। अच्छा कभी कभार घुमाकर क्वेश्चन आता है कि जो रोस्टिंग से जो गैस रिलीज होती है क्या वो हार्मफुल होती है, तो आंसर है यस। रोस्टिंग से जो गैस निकलती है वो है बेटा, देख लो यहां पर SO2 गैस है, और याद रखना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए। ये बातें हमें समझ आई, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। रोस्टिंग आ गया, कैल्सिनेशन डिफरेंस समझ आ गया, एग्जांपल भी समझ आ गया, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, आगे बढ़ो। पर भैया एक मिनट, अभी हमारे पास जिंक ऑक्साइड आया था ना, जिंक तो आया ही नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो अब मैं क्या करूंगा, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालूंगा। मैं करता हूं, यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको मैं बोलता हूं रिडक्शन। रिडक्शन तो तुम्हें पता है, ऑक्सीजन खींचने वाला प्रोसेस। हाँ, तो रिडक्शन कैसे करूंगा, कार्बन जो होता है, कार्बन जिसको हम कोक भी बोलते हैं, COKE, कोक, या फिर कार्बन आप बोल सकते हो। तो कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं किसका, जिंक ऑक्साइड का। तो कार्बन क्या है ना, कार्बन एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन खींच लेगा, है ना, और ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और साथ साथ में जिंक मेटल अलग से आ जाएगा। ये समझ आया। कार्बन जो होता है ना वो मोस्टली यूज किया जाता है रिडक्शन के लिए, यानी जब भी आपको ऑक्सीजन सामने वाले से खींचना रहता है तो तुम बुलाते हो, हेलो कार्बन जी आ जाओ जल्दी आ जाओ, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है। हाँ, तो याद रखना कार्बन बहुत कॉमनली यूज होता है। वैसे इसके अलावा कुछ और रिएक्शन भी हैं, जैसे कि कुछ मेटल्स हैं, अगर उनके ऑक्साइड ओर्स है ना, तो एक दूसरा मेटल आता है और वो क्या करता है, वो उसको रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर बस कुछ एग्जाम्पल आपको समझने। पहला एग्जाम्पल MnO2। MnO2 ये क्या है, मैंगनीज का ऑक्सीजन वाला और है, ऑक्साइड और है। अब ऑक्सीजन निकालना है, क्या करोगे, कौन मिलाओगे, ज्यादा रिएक्टिव मेटल को। हेलो एल्यूमिनियम जी आ जाओ, क्या करो ना, आप इससे ऑक्सीजन ले लो और इसको अलग कर दो। तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो इससे ऑक्सीजन ले लेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा और Al2O3 बन जाएगा। साथ साथ में हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट। अब ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो अगली रिएक्शन मैं बताने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम है थर्माइट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्माइट रिएक्शन क्या है, थर्माइट रिएक्शन में ना आयरन का एक ऑक्साइड होता है, आयरन का एक ऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं Fe2O3। अब मुझे ऑक्सीजन को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम को फोन मिलाऊंगा, बुला लूंगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन खींच लेगा, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो फाइनली क्या आ जाएगा, Al2O3 और आयरन आ जाएगा। पर भैया इसमें अलग क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये जो रिएक्शन है ना बहुत स्पेशल है, पता है क्यों। आपके रेलवे पटरियां देखी हैं, रेलवे पटरियां, उनके क्रैक्स को कैसे जोड़ा जाता है, उनको जोड़ा कैसे जाता है, इसी रिएक्शन की मदद से।
इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। होता क्या है कि इतनी हीट रिलीज होती है कि ये जो आयरन होता है ना, आयरन स्टार्टिंग में तो ये दोनों सॉलिड होते हैं, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, बट इतनी हीट रिलीज होती है कि ये जो आयरन आता है ना, ये लिक्विड आयरन आता है। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड आयरन में। और ये लिक्विड आयरन नीचे गिरता जाता है गिरता जाता है, और जो आपकी रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए आयरन जरूरी है। तो लिक्विड आयरन आता है इस रिएक्शन की मदद से, जिससे कि रेलवे ट्रैक्स जोड़े जाते हैं, मशीन्स को जोड़ा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। द हीट इवॉल्व्ड इज सो हाई दैट द आयरन ऑब्टेन्ड इज इन मोल्टन स्टेट विच हेल्प इन वेल्डिंग, वेल्डिंग तक में काम आता है, ठीक है। एप्लीकेशन याद रखना, यूज्ड फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स, यूज्ड फॉर रिपेयरिंग क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, यानी जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होती हैं उनको भी रिपेयर करने के काम आता है। थर्माइट रिएक्शन, क्या हुआ? आयरन का ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम आया, पर इतनी हीट रिलीज हुई भैया, तुम देख सकते हो क्या हो गया। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, देखो। एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज, रीजन क्या है, क्यों यूज करते हैं? अरे बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, इसका वैसे एक आंसर ये भी हो सकता है कि द रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये आंसर भी हो सकता है। इसका एक और ऑप्शन है, when it is heated with iron the molten iron is obtained, क्या आयरन पिघला हुआ आता है क्या? ये रीजन भी सही है, ठीक है। बट अगर मैं मोस्ट एक्यूरेट की बात करूं तो मोस्ट एक्यूरेट बेटा बी होगा, है ना, है ना, क्योंकि जब रिएक्शन होती है ना तो आयरन पिघली हुई स्टेट में आता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन अगर पिघला हुआ नहीं आता तो वहां से वेल्डिंग नहीं हो पाती, यानी रेलवे ट्रैक्स जुड़ नहीं पाते, ठीक है। तो ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। The metal X is used in the thermite process. When X is heated with oxygen, it gives an oxide Y, which is the amphoteric in nature. अरे यार, ये तो सारी प्रॉपर्टीज बता दी। एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम होता है, यूज होता है थर्माइट रिएक्शन में, और अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो एक ऑक्साइड बनाता है Al2O3। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? अरे बोलो, एल्यूमिनियम की बात हो रही है भैया, यही तो है एम्फोटेरिक, अभी बताया। चलो एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, कि अगर मुझे सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्ट करना है तो भाई रोस्टिंग तो करनी जरूरी है, बिल्कुल। तो ये तो ट्रू है। रीजन, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर डायरेक्टली इनटू मेटल, है? गलत है भाई। सल्फाइड ओर को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करता, याद कर याद कर। हाँ, तो ये तो गलत हो गई, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए भाई, ऐसे और सवाल आए, जैसे कि अ मेटल एम इज फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, व्हाट इज द इंटरफेरेंस कैन यू ड्रॉ अबाउट इट्स रिएक्टिविटी। यार अगर ये कौन सी स्टेट में मिल रहा है? फ्री स्टेट में, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। गोल्ड प्लेटिनियम, याद आ गया। हाँ, हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स ओर इफ इट इज इन कंबाइंड स्टेट। अगर गलती से ये कंबाइंड स्टेट में है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो इसका एग्जांपल बताया, कौन सा? या तो मरकरी वाला ले लो, या तो इससे पहले नहीं बताया था कॉपर वाला। हाँ, तो उनका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है बस आपको वही बताना था, है ना, रोस्टिंग वगैरह करनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिड रिएक्टिव हो गया, लो रिएक्टिव हो गया, अब बारी आती है सबसे ताकतवर, जो कि है क्या? हाई रिएक्टिव। अभी जो हाई रिएक्टिव है ना, ये एकदम डिफरेंट है। ये हमेशा एक तो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, और इनका एक्सट्रैक्शन एकदम डिफरेंट प्रोसेस से होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। प्रोसेस समझाता हूं, बट सबसे पहले ये समझो, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर ऑक्साइड यूजिंग कार्बन। यानी अगर ये ऑक्साइड के साथ भी मान लो किसी ने रिश्ता बना रखा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं किसका एग्जांपल लूं? सोडियम का ले लेता हूं, ठीक है। क्या कार्बन इसको रिड्यूस कर देगा? क्या कार्बन इससे ऑक्सीजन खींच लेगा? नहीं भाई, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका जो रिश्ता होता है ना ऑक्सीजन के साथ, जो बॉन्ड होता है, दैट इज सो पावरफुल कि भैया कार्बन कुछ बोल ही नहीं पाता। बात समझ में आई? चमका। तो याद रखना, बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, यानी इनका जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज मोर पावरफुल देन कार्बन। इस वजह से कार्बन को हम यूज नहीं कर सकते यहां पर। तो भैया क्या यूज करें, वही बता दो। तो देखो, अब एक नया प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड होता है। तो भैया वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बहुत बार हमने पढ़ा है कि एक रॉड लेते हैं, है ना, जो कि कैथोड होती है, एक रॉड लेते हैं जो कि होती है एनोड, ठीक है। अब होगा क्या, हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का। NaCl क्या है? हमें मेटल निकालना है। Na क्या है? हाई रिएक्टिव, है ना, तो एग्जांपल ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो NaCl का हम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ये अपने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे मेटल को अलग करना है, तो मैं मोल्टन NaCl को लूंगा। किसको? मोल्टन। मोल्टन यानी पानी में नहीं मिलाया बेटा, मैंने बस उसको पिघला दिया गर्म करके। मैंने मोल्टन NaCl को लिया, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, सोल्यूशन बना दिया इसका, और मैंने बैटरी को ऑन कर दिया। अब होगा क्या, समझना बेटा। अब
ये टूटने लगेगा क्योंकि करंट पास करेगा, तो ये जो Na है ये किस में टूटेगा, ये तो Na प्लस में टूट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा साथ में, है ना, बहुत बढ़िया। और ये जो क्लोरीन है ये किस में करेगा बताओ, ये टूटेगा क्लोरीन नेगेटिव में और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, यस और नो, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव के अंदर, और ये हो जाएगा Na प्लस के अंदर, है ना, यही होगा ना, बहुत बढ़िया। अब ये जो Na प्लस था ना, ये घूमता 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 कहां पर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। मान लो ये कैथोड है एनोड है, तो घूमता 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 कहां पर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। और जैसे ही कैथोड पे जाएगा तो बोलेगा यार अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं Na प्लस से वापस से Na में कन्वर्ट हो जाऊं। Na प्लस क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब अगर वापस ले लेगा तो भैया काम चल जाएगा। तो कैथोड पे क्या होता है, ये वापस से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है और ये Na में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लोरीन के साथ क्या होता है बेटा, याद रखना, ये जो क्लोरीन तुम्हें दिखाई दे रहा है, रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कैथोड पे एनोड पे। अब ये जो Cl माइनस था ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 के अंदर, ठीक है। ये जो दो तुम रिएक्शन देख पा रहे हो कैथोड और एनोड पे, दैट इज इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी जा सकती है ना। कैथोड पे क्या हुआ, सोडियम मिला, एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन मिला। अब देखो तुम इतनी चीजें तो तुम्हें याद हो ही गई होंगी, जैसे कि पहले चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था। तो जो नेगेटिव वाली चीज होती है ना, जैसे ऑक्सीजन, ये हमेशा एनोड पे आती है, और जो पॉजिटिव वाली चीज होती है जैसे कि हाइड्रोजन, वो हमेशा कैथोड पे आती है। तो अब तो तुम्हें क्लिक हो ही गया होगा कि पॉजिटिव वाली चीज सोडियम कहां आएगा, बताओ, कैथोड पे, और नेगेटिव चीज क्लोरीन कहां आएगा, हाँ, एनोड पे। तो अब ये दो रिएक्शन बस ऐसे ही करते हैं हम, और यही एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सिर्फ इतना ही है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, नेम द मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल। अगर कोई लो रिएक्टिविटी का है तो क्या करोगे बताओ, रोस्टिंग करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई मिडल का है तो अगर कार्बोनेट हो रहा है तो कैल्सिनेशन करोगे, और अगर कोई सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग करोगे। अच्छा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। देखो रोस्टिंग में ना ओ आता है, ओ, तो याद रखना रोस्टिंग में ओ आता है, ओ यानी ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और कैल्सिनेशन में विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे याद कर लो। अगला, अगर कोई हाई रिएक्टिविटी का है उसका बता ही दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब एक एक एग्जांपल आपको लिखने थे, एग्जांपल आपको सारे पता ही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अगर तुम्हें वो टेबल याद हो जो कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तो पता है चाहे कोई भी मेटल हो, सारे मेटल के लिए एक लास्ट प्रोसेस कॉमन होता है जो कि रिफाइनिंग। क्योंकि अभी तक मेरे पास मेटल तो आया है बट वो प्योर नहीं आया है, तो मुझे उस मेटल को प्योर करना रहता है, और उसी प्रोसेस को मैं बोलता हूं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट प्योर, उसमें कुछ तो इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक नए प्रोसेस को यूज करूंगा जिसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब ये हर मेटल के लिए, ऑलमोस्ट हर एक मेटल के लिए इस प्रोसेस को यूज करना ही पड़ता है। अगर हमें प्योर चाहिए ना एकदम, तो इस मेथड को लगाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर का। देखो कॉपर मेरे पास आ गया था, याद करो अभी, हाँ कॉपर आ गया। अब कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करेंगे भैया, आ जाओ भाई, ये डायग्राम देखते हैं, इसकी मदद से तुम्हें सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ, देखो जैसे कि तुम देख सकते हो, एक कैथोड है एक एनोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, यहां पर लिखा भी हुआ है ये एनोड है और ये क्या है, ये कैथोड है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है एनोड को किससे जोड़ा जाता है, पॉजिटिव साइड से जोड़ा जाता है, और ये आप देख सकते हो नेगेटिव को किससे जोड़ा जाता है, कैथोड से जोड़ा जाता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कॉपर है, मैं क्या करूंगा, मैं जो कॉपर की जो इम्प्योर स्ट्रिप है ना मेरे पास, जो कॉपर मुझे रिफाइन करना है, उसको मैं लूंगा और उसको मैं एनोड पे लगा दूंगा। कॉपर की इम्प्योर स्ट्रिप, किसको बेटा, इम्प्योर स्ट्रिप को मैं कहां पर लगा दूंगा, यहां पर तुम देख सकते हो एनोड की तरफ मैं लगा दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास पहले का रखा हुआ प्योर कॉपर भी होगा इसे, तो उस प्योर कॉपर को मैं कैथोड पे लगा दूंगा, कहां पर, यहां पर मैं लगा दूंगा प्योर कॉपर को, ठीक है भैया। याद कैसे रहेगा, एक ट्रिक बता देता हूं। तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता होगा एआई और एक होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सीपी बोलते हैं, है ना, एआई वर्सेस सीपी। एआई यानी बोलो, इंप्योर जो है वो एनोड पे होगा, एनोड पे इंप्योर होगा, ठीक है। सीपी यानी कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे प्योर होगा, ऐसे याद कर लो, है ना। एआई वर्सेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखना क्या होगा, यहां पर इंप्योर है, यहां पर प्योर है। हम सोल्यूशन लेते हैं, एक ये जो मेटल है इसी का एक सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। इस केस के अंदर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन ले लेते हैं जिसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर दिख भी रहा है। अब क्या होगा, जितनी भी कॉपर होगा इसमें से निकलेगा, टूटेगा, यहां पर कॉपर क्या होगा, कॉपर ब्रेक डाउन करने लगेगा और वो कॉपर यहां पर आकर जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और ये थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, ये मोटा हो गया।
अब भैया इंप्योरिटीज का क्या होगा? देखो दो प्रकार की इंप्योरिटीज होंगी। एक वो इंप्योरिटीज जो कि गोल्ड सिल्वर ऐसी जगहों की इंप्योरिटीज है, ऐसे मेटल्स की इंप्योरिटीज हैं जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो वो क्या करेंगे, वो इंप्योरिटीज नीचे सेटल होती जाएंगी, सेटल होती जाएंगी, गिरती जाएंगी, है ना। और एक दूसरी इंप्योरिटीज भी होंगी उन मेटल्स की जो कि भैया बहुत रिएक्टिव हैं, जैसे कुछ इंप्योरिटीज क्या पता एल्यूमिनियम की भी हो, जिंक की भी हो, तो वो क्या करेंगे, वो तो सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगी इंप्योरिटीज, ठीक है। जो रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटीज है वो तो मिक्स हो गई, और जो नॉन रिएक्टिव वालों की है वो नीचे आ गई, और ये नीचे जो कलेक्शन बना है इसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड, ठीक है। तो कॉपर यहां से टूटता गया, ये पतली होती गई और ये मोटा होता गया, मोटा होता गया, मोटा होता गया, और आपको कैथोड पे प्योर कॉपर मिल जाएगा। ये जो पूरा डायग्राम है विद प्रोसेस आपको बस याद रखना है, इतना याद रखना कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, और प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। एनोड पे इंप्योर बता दिया, कैथोड पे आपको प्योर बता दिया, है ना। सोल्यूशन किसका लेते हैं? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम इसके अंदर ले रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करा, ठीक है। याद रखना इंप्योरिटीज नीचे गिर जाती है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाई पानी के अंदर, मतलब सोल्यूशन के अंदर, उनको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या होती है? एनोड मड, ठीक है। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल बॉटम ऑफ द एनोड, क्योंकि वो एनोड की तरफ नीचे गिर जाती हैं, इस वजह से हम उनको बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। अब ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत सारे मेटल के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह। डन, चलिए बहुत बढ़िया, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट इज टेकन एज कैथोड एंड एनोड? कैसे याद रखोगे? AI, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बहुत बढ़िया। AI यानी एनोड है इम्प्योर पे, और कैथोड है, कैथोड पे क्या है? प्योर, ठीक है। नेम इलेक्ट्रोलाइट यूज, अब वो जो सोल्यूशन है ना बेटा वही इलेक्ट्रोलाइट है, वो जो सोल्यूशन है किसका सोल्यूशन है बताओ? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया। व्हाट हैपेंस टू द इंप्योरिटीज ड्यूरिंग प्रोसेस? जो इंप्योरिटीज सॉल्युबल हैं वो तो मिक्स हो जाती हैं, और उन मेटल्स की इंप्योरिटीज, दोज मेटल्स दैट आर लीस्ट रिएक्टिव, वो नीचे सेटल हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? एनोड मड, एनोड मड, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंप्योरिटीज दैट डिसॉल्व एंड दोज सेटल डाउन, कुछ तो डिसॉल्व होती हैं, कुछ सेटल होती हैं, ठीक है। तो याद रखना इंप्योरिटीज दैट डिसॉल्व इन सोल्यूशन वो कौन सी होंगी? दीज आर ऑफ द मेटल दैट आर रिएक्टिव देन कॉपर, जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि जिंक, है ना, आयरन, इन सब की जो इंप्योरिटीज हैं वो तो सोल्यूशन में मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, और जो लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड सिल्वर, उनका क्या होगा? उनकी इंप्योरिटीज सेटल डाउन कर जाएंगी और एनोड मड बना देंगी। क्या बना देंगी? एनोड मड। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर के ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट और लगेगा बेटा, बस बैठ जाओ 10 मिनट और, जो कि है कोरोजन। कोरोजन क्या है यार? देखो शुरू में वो रॉड दिखाई थी, रॉड, उस पर कोरोजन हो रही थी, तुमने अगर ध्यान से देखी हो तो। कोरोजन क्या है? by which metal are eaten away due to reaction with air, moisture and other chemicals। बहुत सिंपल है ना। जैसे आपका जो लोहा होता है उस पे क्या बोलते हैं हम? कि जंग लग गई, जंग लग गई बोलते हैं ना, तो क्या है? वो कोरोजन ही तो है ना। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आपका जो मेटल है वो खराब होता जाता है। रिएक्शन कैसे होती है? नेचर के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। आयरन में कैसे कोरोजन होता है? आयरन में जो कोरोजन होता है वो दो चीजों की वजह से होता है, एक मॉइस्चर यानी वाटर, और एक ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कलर होता है ना, कलर होता है किसका? जब आयरन के ऊपर कोरोजन हो जाता है यानी रस्टिंग हो जाती है, तो कैसा रंग आता है? रेडिश ब्राउन। सबको याद ही होगा, सबने देखा ही होगा, ठीक है। बस तुम कंडीशन याद रखना रस्टिंग की। पहली कंडीशन है ऑक्सीजन और दूसरी है मॉइस्चर। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं मिलती तो कोरोजन नहीं होगा, है। हाँ, और इसकी एक बहुत प्यारी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं? ये जो आयरन की नेल्स हैं इनको डालते हैं, और एक के अंदर हम क्या रखते हैं? एक ये छोटी छोटी सी आपको बॉल्स टाइप की दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये आप देख पा रहे होगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, ये पता है क्या करता है? ये आप देख पा रहे हो, ये कैल्शियम क्लोराइड है यहां पर। तो ये सारे के सारे जितना भी मॉइस्चर होता है ना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जितना भी मॉइस्चर हो, सारे मॉइस्चर को खींच लेगा। यानी जितना भी H2O था, पानी था, वो सारा का सारा पानी इसने अब्सॉर्ब कर लिया। अब क्या यहां पर मॉइस्चर है? नहीं है। तो क्या अब यहां पर रस्टिंग हो सकती है, कोरोजन हो सकता है? आंसर है नहीं। और यही क्वेश्चन कभी कभार एक्टिविटी वेस्ट में पूछ लिया जाता है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है क्या करता है? ये मॉइस्चर को खींच लेता है, ठीक है। ये एक छोटी सी आपकी एक्टिविटी है जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि जो आयरन नेल होती है उसकी रस्टिंग तभी लगती है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सिल्वर की बात करते हैं। अगर चांदी की चम्मच देखी है तुमने, वो पहले चलता चांदी के चम्मच से चमचा चाची ऐसे कुछ होता था, पता नहीं क्या होता था। हाँ,
तो चांदी की अगर चम्मच देखी है तो वो कुछ समय में ब्लैक पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। अब कैसे होता है कोरोजन? याद रखना, जो सल्फर होता है, सल्फर जो सिल्वर होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, यानी Ag2S ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है बेटा वो ब्लैक होता है। इस वजह से आपको चांदी के बर्तन वर्तन, कहीं कुछ भी चांदी का देखा हो, पायल वायल, वो सब ब्लैक हो जाती हैं कुछ टाइम पे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में पता क्या रंग आता है? ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि दुनिया में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है कॉपर और क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर क्या होता है? कलर सबके याद रखना, ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। तो अगर आपके पास कुछ कॉपर का होगा तो कुछ टाइम में वो ना ग्रीन कलर का होने लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। किसकी लेयर? कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है। आपने देखा होगा नल वगैरह के जो पाइप होते हैं उनमें थोड़ा ग्रीनिश कलर आ जाता है, देखा है? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या ये जो रस्टिंग वगैरह है, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन की रस्टिंग को? तो आंसर है यस। अलग अलग मेथड है, बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। पहला मेथड सबसे सिंपल, जो कि हर घर में यूज होता है, भैया पेंट कर दो। अरे भैया वो साइकिल की चेन पे से ग्रीस लगा देते हैं भैया, हाँ उससे क्या होता है? रस्टिंग नहीं होती ना, आयरन खराब नहीं होता, याद है ना? बहुत बढ़िया। तो एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? मैं आयरन लेता हूं या मैं स्टील लेता हूं, उसके ऊपर ना मैं जिंक की एक लेयर चढ़ा देता हूं। कौन सा मेटल? जिंक। अब तुम पूछोगे जिंक से क्या होगा? अच्छा ये बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन या जिंक? भैया जिंक ऊपर था, ठीक है। अब मान ले अगर कोरोजन हुआ भी तो किसका होगा? आयरन का या जिंक का? जिंक का होगा ना। तो उससे जो आयरन है ना अंदर, वो तो बच जाएगा। अगर बाहर से कोरोजन हुआ भी तो वो जिंक का होगा। अरे आयरन तो जिंदा है ना, अंदर जिंदा है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक। ठीक है, जिंक लेयर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम मॉइस्चर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद आयरन, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना लेता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन। रीजन इसका याद रखना, रीजन यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये मेन रीजन है। मतलब क्वेश्चन ऐसे घुमा का आता है कि गैल्वेनाइजेशन में हम सिर्फ जिंक को क्यों यूज करते हैं, कॉपर को क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि कॉपर तो कम रिएक्टिव है ना आयरन से। तो पहले कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा या आयरन? आयरन करेगा, बट इस केस में जिंक करता है। ठीक है, अगला प्रोसेस है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम, है ना? क्रोमियम होता है, उसको ऊपर चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है ऊपर आयरन के। उससे क्या होता है? कोरोजन वगैरह से बच जाता है आपका आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑनटू मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन एंड इंप्रूव अपीयरेंस। और ये चमकता भी है तो सुंदर बनाने के लिए भी करते हैं। अगला आ जाता है एनोडाइजिंग। अभी एनोडाइजिंग मैं तुम्हें अभी बता चुका हूं, याद करो मैंने क्या बताया था कि एल्यूमिनियम की एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि वो एक खुद ही के ऊपर एक लेयर बना लेता है। किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और वो खुद ही को प्रिवेंट कर लेता है कोरोजन से, है ना? उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, अ प्रोसेस टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन अ मेटल लाइक एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड इनहैंस ड्यूरेबिलिटी। यानी एल्यूमिनियम खुद की सेवा खुद करता है। सुबह उठते ही खुद के पांव छूता है वो सुबह उठता है खुद के पांव, चलो वो खुद के पांव छू रहा है सुबह उठ के। क्यों? क्योंकि वो खुद ही लेयर बना लेता है Al2O3 की और खुद ही प्रिवेंट हो जाता है। खुश है भाई वो जीवन में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब एक फिफ्थ और एक लास्ट स्टेप होता है अलॉइंग। ये अलॉय शब्द तुमने पहले भी सुना होगा 9th क्लास के अंदर। अलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है कुछ मेटल्स का। ठीक है, अलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और आ नॉन मेटल। उनका एक मिक्सचर है, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में एक मिक्सचर बनाया जाता है, उसको हम अलॉय बोलते हैं। अब अलॉय क्यों बनाते हैं? क्या है ऐसी प्रॉपर्टीज अलॉय में? तो देखो अलॉय में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन द प्योर मेटल। यानी अगर आप अलॉय बना रहे हो, अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जो अलॉय बन के आता है ना उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कोरोजन से रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो ये 3 पॉइंट है, इस वजह से अलॉय बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम करना है, कोरोजन से बचाना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए अलॉय बनाए जाते हैं। अब भैया कुछ एग्जांपल से समझा दो। तो एग्जांपल, सबसे पहला अमलगम। अमलगम बहुत सिंपल चीज है कि अगर किसी भी मेटल का या किसी भी चीज का अलॉय है विद मरकरी, अगर मरकरी के साथ अलॉय बन रहा है ना, मरकरी को मिक्स कर रहे हैं अलॉय बनाने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं अमलगम। ठीक है,
इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर मरकरी है मेटल तो उसको हम बोलते हैं अमलगम, याद रखना। दूसरी चीज ब्रास, ब्रास तुमने देखा होगा बेटा, ब्रास तुमने देखा होगा है ना। ब्रास ना एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक दोनों मिलते हैं। अब क्यों करा जाता है, ताकि एक तो टफ बन पाए, वो रीजन मैं आपको बता चुका हूं। और अगर तुम ध्यान से देखोगे कॉपर से बना है, कॉपर इज वेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, यानी वो बिजली को पास करता है बहुत तेज। लेकिन ये जो ब्रास है ना, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना बिजली को पास करने की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बहुत लो होती है। यानी देख लो अलॉय बन गया, बहुत बढ़िया। याद कैसे करोगे, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बना रखी है। जैसे कि ब्रास है तो ब्रास को आप ऐसे याद कर लो, कॉस, आजकल वो शॉर्ट टर्म्स नहीं, हाँ मेरे को पता है, तुम मुझे, ठीक है तुम्हारी जनरेशन का, कॉस, बिकॉस को कॉस, कॉपर और जिंक दोनों को मिलाते हैं। अगला आता है ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज किससे बनता है, कैसे याद करोगे बेटा, ब्रॉन्ज का मेडल मुझे मिला, और जब मुझे मेडल मिला तो मैंने रिबन को काटा, यानी मैंने कट करा, कट करा, यानी एक तो है कॉपर और दूसरा क्या है, टी यानी टिन, टिन का ये सिंबल होता है एसएन, है ना, कॉपर और टिन से बनता है। अभी जो ब्रास होता है ये भी कॉपर का बना है, बस इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है ना। तो आप देख रहे हो अलॉय का एग्जांपल। अगला स्टील, स्टील बहुत सिंपल है, याद ही कर लो, आयरन और कार्बन को मिलाना होता है और स्टील बन जाता है। क्यों बनाया जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, आपको पता ही है। अगला आ जाता है स्टेनलेस स्टील। अब देखो इसके अंदर आयरन तो होता है, पर दो चीजें और होती है, क्रोमियम और निकल, है ना, ये दो चीजें होती हैं। इनसे क्या होता है कि उसको रेजिस्टेंस मिल जाता है, किससे, कोरोजन से, और ये चमकता और है। स्टेनलेस स्टील बहुत शाइन मारता है, ठीक है। तो ये क्रोमियम और उसके अलावा निकल आयरन के साथ मिला दोगे। एक लास्ट होता है सोल्डर। सोल्डर कैसे याद करोगे, सोल्जर होते हैं ना, हाँ, तो सोल्जर में एक पोजीशन होती है लेफ्टिनेंट, तो ऐसे हम याद करेंगे एलटी, एलटी यानी एक लेड है एक टिन है, तो इन दोनों के मिक्सचर से बनाया जाता है ये कंपाउंड जिसको हम बोल रहे हैं सोल्डर। अब सोल्डर की प्रॉपर्टी देखो भाई, सोल्डर ना वायर्स को जोड़ने के काम आता है, अलग अलग चीजों को जोड़ने के काम आता है। पता है क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो याद रखना सोल्डर की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जबकि अगर हम लेड और टिन की बात करेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन देखो भाई अलॉय का चमत्कार, जो सोल्डर बन के आता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए देखते हैं एक सवाल, Why is 22 कैरेट गोल्ड used for ornament instead of 24 कैरेट गोल्ड। अगर आप सोना लेने गए होगे मम्मी पापा के साथ, तो उन्होंने बोला होगा 24 कैरेट नहीं है 22 कैरेट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो टूट जाता है इजीली। इसलिए बोला जाता है 22 कैरेट का जो सोना होता है उसमें कॉपर वगैरह मिलाया जाता है, कॉपर सिल्वर, उससे वो टफ बन पाता है और लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबल बन पाता है, यानी आप लंबे समय तक पहन पाओगे ऑब्वियसली। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। 24 कैरेट इज द प्योर गोल्ड बट इट इज वेरी सॉफ्ट, है ना, तो उससे ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरीज नहीं बन सकती। जबकि 22 कैरेट में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर मिलाया जाता है या तो सिल्वर मिलाया जाता है, जिससे कि ज्वेलरीज बन सकती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर। आई होप मेटल नॉन मेटल का जो पूरा सभा हमने करी है ना, 1.5-2 घंटे की, वो आपको समझ आई होगी। आई होप मदद मिली होगी। अच्छा एक चीज समझना, हार मत मानो, मुझे पता है तुम कर लोगे। कभी कभार दिमाग में डाउट आते होंगे कि हमारे ना दोस्त कम हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है। यार देखो दोस्त ना कम ही होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा तो भीड़ होती है, तो दोस्त कम ही होने चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूं उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान, वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है। कितना तो प्रेशर है, तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं आसान। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो, हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है और फिर भी यहां टिका रहता है। और उसी के लिए एक पीछे यहां पर लाइन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो, इवन व्हेन मेटल गो थ्रू रोस्टिंग एंड रिडक्शन बिफोर दे शाइन, यानी एक मेटल को निकालने से पहले भी रोस्ट करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है। अगर अब तुम तप रहे हो ना तो तपो, क्योंकि बाद में ना तुम कुछ बड़ा बनोगे, तुम एकदम शाइनी इंसान बनने वाले हो। ऑन दिस नोट शुक्रिया, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर।